ककार होते हैं, कितने चरण होते हैं, हम सब कुछ समझने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं पत्रकारीय लेखन क्या है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानने को उत्सुक रहता है। नवीनतम जानकारी के लिए मनुष्य में जिज्ञासा का भाव प्रबल होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम कुछ भी नया जानना चाहते हैं। हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, हम सभी कुछ जानना चाहते हैं। और ख़ास तौर से अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन है तो उसे हम तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द जान लेना चाहते हैं। यही जिज्ञासा समाचार एवं व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। अगर हमारे अंदर ये जिज्ञासा नहीं होती तो शायद ये समाचार कभी जन्म नहीं लेता। तो ये जिज्ञासा ही समाचार को उत्पन्न करने और हम तक पहुंचाने का मूल तत्व है, क्योंकि जिज्ञासा होगी तभी उसको शांत करने के लिए हम समाचार लिखेंगे। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ है। क्या, कौन सी जिज्ञासा? हमारे अंदर जो हर कुछ जान लेने और समझ लेने की जो जिज्ञासा होती है, उसी जिज्ञासा को शांत करने का। जिज्ञासा के हम जैसे क्यूरियस हैं, सिंपल एक चीज़ है, हम ये जानना चाहते हैं कि यार ये बताओ, जो कल विमान हादसा हुआ उसमें कितने लोग गए। अब ये हमारी जिज्ञासा है ना, कितने लोगों का की मृत्यु हुई। तो अब इसके में हम जिज्ञासा जानने के लिए क्या करेंगे, हम समाचार पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसमें हमारी ये जिज्ञासा शांत हो जाएगी। ठीक है ना। तो हमारे यानी मनुष्य के मन में जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उन सभी को शांत करने के लिए इस समाचार की उत्पत्ति या पत्रकारिता की उत्पत्ति हुई। देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को पत्रकार समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये समझाया था कि हर घटना, हर खबर समाचार नहीं बनती। ठीक है, कौन कौन सी घटनाएं समाचार बन सकती हैं, इसका निर्णय जो है वो एक पत्रकार करता है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि देश दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, उन्हीं घटनाओं को पत्रकार समाचार के रूप में तब्दील करता है और हम तक पहुंचाता है। पहले वे सूचनाओं का संकलन करते हैं, फिर उन्हें समाचारों के रूप में ढालकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को पत्रकारिता या पत्रकारीय लेखन कहते हैं। मान लीजिए कहीं कोई घटना घटित हो गई, अब उस घटना को जस का तस नहीं प्रस्तुत किया जाता, उसे पहले समाचारों में तब्दील की। पहले तो ये देखा जाता है क्या ये घटना समाचार में बदलने लायक है, अगर है तो उसे समाचार में तब्दील किया जाता है, और समाचार में तब्दील करने के बाद क्या होता है, हम तक पहुंचाया जाता है। अब खबर जो है, कोई भी घटना घटी, मान लीजिए कोई जहाज़ उड़ा, अब जैसे मैंने विमान दुर्घटना का आपको पहले भी चैप्टर में उदाहरण दिया था, जैसे कोई विमान उड़ा, बारिश बहुत हो रही थी, तो अब वो ठीक से वो क्या हुआ जो है, रनवे से स्लिप कर गया। ठीक है, ये एक घटना हुई। तो अब ये अगर ये घटना हुई तो कैसे होगी, 5:35 पर जहाज ने विमान ने जो है रनवे पे दौड़ना शुरू किया, और 5:36 पे वो रनवे से हट गया और जाके बगल के मैदान में जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो इस तरीके से घटना जो सीक्वेंस में घटती है वो घटना होती है, लेकिन जब इसे हम समाचार में बदलते हैं तब जो घटना घट गई वो हम सबसे पहले बताते हैं। क्या हुआ, विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये उसके बाद हम बताते हैं रनवे से फिसला, कारण बताते हैं पानी ज़्यादा होने के, मतलब पानी बहुत ज़्यादा बरसा जिसकी वजह से पायलट का जहाज़ पे से नियंत्रण छूट गया। तो ये कई एक चीज़ घटना होती है। तो समाचार बदलने की भी अपनी एक प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया हम आगे समझेंगे। तो यही किसी भी घटना, किसी भी चीज़ को हम जब समाचार में बदलते हैं तो या किसी भी रूप में लिखने लायक, हम पढ़ने लायक बनाते हैं, तो वही पत्रकारीय लेखन कहलाता है। अब आ जाते हैं समाचार लेखन। किस में आ जाते हैं, मैंने आपको बताया ना कि कोई भी घटना समाचार बनती है तो समाचार बनने की अपनी एक प्रक्रिया होती है, अपना एक तरीका होता है लिखने का, समाचार लिखने का। अब वो तरीका क्या है, समाचार लेखन समाचारों को लिखकर प्रस्तुत करने का ढंग है। ये उसको हम किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे। समाचार लेखन एक विशिष्ट कला है। समाचार सूचनात्मक एवं तथ्यात्मक होते हैं। चूंकि इनका सीधा संबंध जनमत से है, इसलिए इनकी प्रस्तुति का ढंग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब सूचनात्मक मतलब वो हमें सूचना देने लायक बनाया जाता है, तथ्य यानी कि फैक्ट्स के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो मेन क्या होता है, अब चूंकि ये जनमत से यानी कि बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होता है, तो उसको इस तरीके से प्रस्तुत करना है ताकि सभी लोग इसको पढ़कर समझ सकें। ठीक है। प्रामाणिकता और विश्वसनीयता युक्त समाचारों को सामाजिक चेतना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
इसी कारण समाचार लेखन में पत्रकारिता की तकनीकों का उपयोग करके समाचार को उपयोगी, रोचक एवं प्रभावशाली बनाया जाता है। अब इसका मतलब क्या, देखिए, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता युक्त समाचारों की सामाजिक चेतना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए, सरकार द्वारा बहुत सारे नियम कायदे बनाए जाते हैं जिन्हें लोकसभा में, राज्यसभा में पारित किया जाता है। तो उन सारी खबरों को पूरी प्रामाणिकता यानी प्रमाणों यानी कि तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना, और पूरा विश्वसनीयता यानी कि जो खबर प्रस्तुत की जा रही है वो एकदम सही है, इन सभी के साथ अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो एक सरकार के खिलाफ मतलब एक सरकार के लिए लोगों के मन में एक छवि निर्माण का कार्य करती है। कि मान लीजिए कि अगर कोई भी नियम या कोई भी कानून पारित हुआ, तो अगर पत्रकारिता के जरिए सरकार की हमने उस नियम को लेकर गलत छवि प्रस्तुत कर दी तो लोग उसके बारे में वैसा ही सोचेंगे, और अगर वो नियम कायदा लोगों के लोकमत में बहुत ही फायदेमंद है तो हम सरकार को लेकर वैसी प्रस्तुति करेंगे। तो इसीलिए एक किसी की भी छवि बनाना या बिगाड़ने का काम जो है वो पत्रकारिता बहुत आसानी से कर सकती है। तो इसलिए हम लोग जो है पत्रकारिता पर विश्वास करते हैं कि समाचार जो भी हम पढ़ रहे हैं, हमारे सामने जो भी फैक्ट्स प्रस्तुत किए गए हैं वो सही हैं। इसलिए सामाजिक ढांचे को बनाना, लोगों में चेतना उत्पन्न करना, उनकी राय बनाना, इन सभी में पत्रकारिता का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है। इसीलिए हर खबर जो है वो तथ्यों के साथ प्रस्तुत करी जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर बनाया, प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता युक्त समाचारों को, यानी कि कोई ऐसा समाचार जो पूरे तथ्यों के साथ और विश्वास के साथ प्रस्तुत किया जाता है वो पूरे समाज में कहीं ना कहीं एक जागृति पैदा करता है, लोगों का अपना एक मत बनता है उस समाचार को लेकर। इसी कारण समाचार लेखन में पत्रकारिता की तकनीकों का प्रयोग करके समाचार को उपयोगी, रोचक और प्रभावशाली बनाया जाता है। यानी कि समाचार लेखन करते समय हम पत्रकारिता की जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल, टेक्निक्स अभी हम आगे आपको समझाएंगे, तो टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करके समाचारों को ज़्यादा रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं ताकि लोग उनको पढ़ें, समझें, उनके बारे में जानें और अपनी एक राय प्रस्तुत करें। अच्छे समाचारों में सरलता, सुस्पष्टता, क्रमबद्धता, सत्यता और संक्षिप्तता होती है। तो समझ में आया, कोई भी अगर अच्छा समाचार है, एक तो वो सरल होना चाहिए, दूसरा सुस्पष्ट होना चाहिए, लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्रमबद्धता होनी चाहिए यानी कि घटते ही क्रम में हो, क्योंकि समाचार हम हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं तो वो घटते हुए क्रम में होता है, मगर उस क्रम को हमें बरकरार रखना है। सत्यता होनी चाहिए यानी कि सत्य चीज़ को ही प्रस्तुत करना चाहिए, और छोटा होना चाहिए। बहुत लेंदी अगर आप कर दोगे तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अब आ जाते हैं हम समाचार के प्रकार पे। तो समाचार पूर्णतः दो तरीके से लिखा जाता है। अब दोनों चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, समाचार सामान्यतः दो प्रकार से लिखा जाता है। पहला है विलोम स्फूर्ति पद्धति, जिसे हम कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। यह समाचार लेखन की बहुउपयोगी और लोकप्रिय बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी लेखन से बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें मुख्य बात को अर्थात क्लाइमेक्स को सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो ध्यान रखिए, आजकल जो हम लोग समाचार पढ़ते हैं वो उल्टा पिरामिड शैली यानी कि इन्वर्ट पिरामिड शैली यानी कि विलोम स्फूर्ति पद्धति में लिखा जाता है, और ये समाचार लेखन की सबसे प्रचलित शैली है। चाहे ये अखबार के लिए लिखा जा रहा हो, रेडियो के लिए लिखा जा रहा हो, टीवी के लिए लिखा जा रहा हो, किसी भी माध्यम के लिए लिखा जा रहा हो, समाचार इसी लेखन शैली में ही लिखा जाता है। अब जब ये समाचार लिखते हैं तो इसमें हम 6 ककारों का इस्तेमाल करते हैं। क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कौन से तत्व कारक थे। तो ये सभी विलोम, अब ये सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे जब अभी हम ककार समझेंगे, ठीक है। जब हम ककार समझ लेंगे 6 ककार ना, तो ये इन्वर्ट पिरामिड शैली हम आपको वापस आकर फिर से बताते हैं। दूसरा है उद्धर्व स्फूर्ति पद्धति। ऊर्ध्व स्फूर्ति पद्धति क्या होती है, यानी कि सीधा पिरामिड शैली, ठीक है। जो आप पिरामिड मोस्टली देखते हो ना, पिरामिड ऊपर से ट्रायंगल होता है, वही शैली। प्रायः समाचार विलोम स्फूर्ति पद्धति के अनुसार ही लिखे जाते हैं, क्योंकि उद्धव स्फूर्ति पद्धति में कम महत्वपूर्ण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण के कर्म के तथ्यों में संकेत किया जाता है। चूंकि पाठक घटना के बारे में शीघ्र सूचना प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह पूरे ब्यौरे को पढ़ने में रुचि नहीं लेता। देखिए क्या होता है, जब हम खबर पढ़ते हैं तो हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले जान लेना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला क्या कि हम ये सबसे पहले हमारे पास खबर क्या आएगी कि प्लेन
विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और क्लाइमेक्स था, ये एंड था, ठीक, किसी भी घटना का एंड था कि वो घट के खत्म हो गई। तो ये सबसे बाद की खबर है, लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए, चरमोत्कर्ष क्या हुआ, यहाँ पर उद्धव स्फूर्ति शैली में सबसे नीचे है, जबकि हम विलोम स्फूर्ति में क्या हुआ हम सबसे पहले पढ़ते हैं। यानी कि जो मेन घटना घटी कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये विलोम स्फूर्ति में सबसे पहले और उद्धव में सबसे बाद में होता है। ठीक है, तो आजकल का समय क्या है, हम सबसे महत्वपूर्ण खबर पहले जान लेना चाहते हैं, इसलिए विलोम स्फूर्ति पद्धति ही सबसे ज्यादा प्रचलित है, यानी कि उल्टा पिरामिड शैली। अब आ जाते हैं समाचार और छह ककार, समाचार लेखन और छह ककार, ये बहुत जानना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। किसी भी समाचार के छह आधारभूत सवाल होते हैं, जिन्हें हिंदी में छह ककार कहा जाता है तथा अंग्रेजी में 5 W और 1 H कहा जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, छह ककार। किसी भी समाचार में हमें 6 सवालों के जवाब मिलने चाहिए, तभी वो समाचार बनता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, 5 W and 1 H। किसी भी समाचार में इन 6 ककारों का होना सामान्यतः आवश्यक माना जाता है। ये ककार है, क्या है, क्या यानी कि व्हाट अर्थात क्या घटित हुआ, कब यानी कि व्हेन अर्थात घटना कब घटी, कहाँ यानी कि वेयर अर्थात घटना किस स्थान पर घटी यानी किस स्थान से संबंधित है, कौन यानी कि हु अर्थात घटना किससे संबंधित है, क्यों अर्थात वाई अर्थात घटना क्यों घटी, कैसे हाउ अर्थात घटना कैसे घटी। तो समझे ना, 1 2 3 4 5, 5 वाई है एंड 1 H मतलब हाउ, इसीलिए इसको बोला गया। और 6 ककार है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो 6 ककार है, ये किसी भी समाचार, कोई भी समाचार आप लिखो, इन 6 सवालों के जवाब हमें उसके अंदर मिलने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था ना, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और कौन है। तो ये 6 ककार हैं जो हमारे किसी भी पिरामिड शैली में आते हैं। तो ये हमारा विलोम स्फूर्ति था। अब आप यहाँ पर देख रहे हो उद्धव, महत्वपूर्ण कारक कौन थे, कहाँ, कैसे, कब, क्यों हुआ और चरमोत्कर्ष। तो इसमें इस तरीके से तो 6 ककार किसी भी समाचार में होने चाहिए, तभी वो एक पूर्ण रूप से समाचार बनता है। अब आ जाते हैं समाचार लेखन के विभिन्न चरण। जब समाचार, अभी तो मैंने बताया कि जब हम कोई समाचार लिखते हैं तो उसमें 6 ककार होते हैं। इन 6 ककार का मतलब होता है इन 6 सवालों के जवाब होने चाहिए, कि अर्थात घटना क्या घटित हुई, कब घटित हुई, किस स्थान पर घटित हुई, किससे संबंधित है, क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई। तो ये सारे सवाल, ये जो 6 सवाल है, इन 6 सवालों के जवाब हमें जो हैं वो किसी भी समाचार में मिलने बहुत ज़रूरी। अगर इसमें से एक सवाल भी ऐसा है जिसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है, तो वो समाचार लेखन की पूरी शैली है ही नहीं, उसमें कुछ ना कुछ अधूरापन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब समाचार लेखन के विभिन्न चरण बताएं। जब हम लिखते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ के लिए बढ़ते हैं। ये स्टेप में हमारे पास क्या है, सबसे पहला है शीर्षक, यानी कि जो हेडिंग, जिसको जैसे देख आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में सबसे पहले कोई भी है, जैसे विमान दुर्घटना हुई, जब विमान दुर्घटना हुई तो तभी हम उसके नीचे का समाचार पढ़ते हैं, तो वो क्या है, हमारा शीर्षक है, उसे हम समाचार का प्रवेश द्वार कहते हैं। समाचार लेखन करते समय सर्वप्रथम समाचार का शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक में समाचार की मुख्य घटना, जिस घटना के संदर्भ में समाचार लिखा जा रहा है, का सांकेतिक उल्लेख रहना चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक को सहज रूप से आकर्षित करे, समाचार का मूल भाव बताए और पाठक को अपनी रुचि के अनुसार समाचार खोजने में सहायक हो। अब देखिए, जब हम न्यूज़पेपर उठाते हैं तो आप जब न्यूज़पेपर उठाओगे ना, तो उसमें सबसे पहले क्या देखते हो, कुछ खबरें बड़ी बड़ी लिखी हैं, फिर उसके नीचे छोटी छोटी खबरें होती, थोड़ा छोटा, फिर उसके बाद और छोटा भी लिखा जाता है। तो वो जो सबसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है वही आपका शीर्षक होता है। उसी शीर्षक को पढ़ के हम अंदर के समाचारों को पढ़ना चाहते हैं। अगर मान लीजिए शीर्षक ही हमें आकर्षित नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, हम उस खबर को पढ़ते ही नहीं। तो और शीर्षक भी ऐसा होना चाहिए कि जो खबर हम अंदर लिखने जा रहे हैं, जो समाचार हम लिखने जा रहे हैं, उससे संबंधित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए विमान हादसा हुआ, तो इसको हम कैसे बताएंगे, दिल्ली में घटित हुए विमान दुर्घटना में बाल बाल बचे लोग,
कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। बहुत बड़ा विमान हादसा टला, कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। तो हमेशा इंटरेस्टिंग बनाइए शीर्षक, ताकि लोग उसे पढ़ने के लिए मजबूर हो। शीर्षक संक्षिप्त, सरल, सार्थक एवं स्पष्ट होना चाहिए। बहुत ही छोटा हो, आसान हो, जो अर्थ सही निकालता हो और स्पष्ट होना चाहिए जो कुछ आप कह रहे हैं। शीर्षक को कभी भूतकाल में नहीं लिखा जाना चाहिए। हम ये नहीं बोलें कि बहुत बड़ा विमान दुर्घटना हुई थी, भूतकाल में नहीं लिखो। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर भूतकाल में आपने लिखा तो लोग तो कहेंगे अरे ये तो हो चुका काम, खत्म, ऐसा। फिर आते हैं शीर्षक में यदि नाम दिया जाना जरूरी हो तो महत्वपूर्ण तथा विख्यात व्यक्ति का दिया जाना। यानी कि कभी कभी कुछ घटनाएं जो हैं वो बहुत बड़े लोगों से संबंधित घट जाती हैं, और अगर उनका नाम आप शामिल कर रहे हो तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग होने चाहिए। शीर्षक समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है। शीर्षक की उपयुक्तता समाचार के महत्व को बढ़ा देती है। जैसे मैंने आपको बताया था, शीर्षक समाचार का प्रवेश द्वार होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसे हम इंटरेस्टिंग बनाएं। क्यों? क्योंकि अगर हमने इंटरेस्टिंग नहीं बनाया तो क्या समाचार की उपयुक्तता खत्म हो जाएगी। अंदर चाहे आपने चाहे जितना इंटरेस्टिंग समाचार लिखा हो, लेकिन अगर शीर्षक अच्छा नहीं लिखा तो कोई उसको नहीं पढ़ेगा। नेक्स्ट चरण आता है स्रोत। शीर्षक के पश्चात समाचार के स्रोत का उल्लेख करना चाहिए। जैसे ही आपने समाचार का शीर्षक लिख दिया, उसके बाद हमें लिखना पड़ता है कि आखिर ये समाचार हमें प्राप्त कहाँ से हुआ, कैसे हमें ये समाचार मिला है। ये स्रोत लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। शीर्षक के पश्चात समाचार के स्रोत का उल्लेख करना चाहिए, जैसे हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा, व्यक्तिगत संवाददाता द्वारा, समाचार प्रदत्त एजेंसियों द्वारा, समाचार ब्यूरो द्वारा। स्रोत के अंतर्गत स्थान, व्यक्ति दोनों का उल्लेख करने से समाचार ज़्यादा विश्वसनीय हो जाता है। जब हम ये लिख देते हैं कि हमें समाचार इस स्रोत से प्राप्त हुआ ना, तो लोग विश्वास करने लगते हैं उस पर कि नहीं, ये खबर सच है, इसको हम पढ़ सकते हैं। इसलिए समाचार के शीर्षक के बाद तुरंत स्रोत का उल्लेख किया जाता है। स्रोत का मतलब होता है कि ये समाचार हमें प्राप्त कहाँ। जैसे राजनीतिक दल है, अगर राजनीतिक दल से कोई भी खबर आती है तो हम क्या बोलेंगे कि व्यक्तिगत संवाददाताओं द्वारा या समाचार प्रदत्त एजेंसियों द्वारा। हम इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए एयरपोर्ट में विमान दुर्घटना हुआ, तो इसकी हमको खबर पूर्णता कौन देगा? ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के थ्रू दिया जाएगा हमें, तो उनको हम स्रोत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आमुख। आमुख मतलब मुखड़ा। आपको जैसे मैंने बताया कि समाचार जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली में वो 3 भागों में होता है। आमुख यानी कि मुखड़ा, फिर उसके बाद उसका बॉडी आता है, और फिर समापन आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आमुख। आमुख को मुखड़ा, इंट्रो या लीड भी कहा जाता है। यह समाचार का पहला अनुच्छेद यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ होता है। आमुख में समाचार के संबंध में 3 प्रश्न, क्या, कहाँ और कब का परिचय दिया जाता है। तो समझ में आया। उल्टा पिरामिड शैली जिसे हम 3 भाग में बांटते हैं, उसका पहला भाग इंट्रो होता है। तो इंट्रो में हम क्या लेते हैं? हम 3 सवालों को लेते हैं। क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। इन 3 सवालों का जवाब हम पहले अनुच्छेद यानी कि पहले पैराग्राफ यानी कि उल्टा पिरामिड शैली के पहले भाग यानी कि इंट्रो में देते हैं। कभी कभी आमुख के तहत कौन, क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर देना भी जरूरी हो जाता है। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि हमें 6 के 6 ककार जो हैं वो पहले पैराग्राफ में ही शामिल करने पड़ जाते हैं। आमुख में घटना क्या है अथवा विशिष्ट कथन क्या था बताया जाना जरूरी है। यानी कि क्या घटना हुई है ये हमें पहले पैराग्राफ में ही बताना बहुत जरूरी हो जाता है। आमुख सारगर्भित, संक्षिप्त तथा ठोस होना चाहिए। यानी कि जो भी आप दे रहे हो वो समराइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और सॉलिड होना चाहिए। यानी कि सारी बातें हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, इस तरीके से आप लिखोगे। समीक्षकों के अनुसार आमुख 30 से 35 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो समीक्षक यानी कि क्रिटिक्स होते हैं, जो अक्सर लोगों को पढ़ के चीज़ें बताते हैं कि ये सही है या गलत है, तो उनके अनुसार जो हम इंट्रो लिखते हैं वो 30 से 35 से शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि वो अपने महत्व को खो देता है। क्योंकि इंट्रो का उल्टा पिरामिड शैली का मतलब क्या हुआ कि पहले ही आप पहले भाग में ही आप सारी चीज़ें फटाफट बता दीजिए जितनी भी घटित हुई। आमुख में किंतु, परंतु, लेकिन जैसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। ये शब्द आमुख को अव्यवस्थित तथा
अयथार्थपरक बना देते हैं। मतलब वो अपनी सत्यता को खो देता है, वो भ्रामक की स्थिति पैदा कर देता है। हेराल्ड इवेंट्स के अनुसार समाचार के भीतर छिपे किसी संकेत शब्द को ही आमुख का आधार बनाया जाना चाहिए। यानी कि कोई भी घटना घटी है उसका संकेत शब्द हमेशा आमुख में शामिल होता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, बॉडी यानी कि कलेवर। हमने बताया ना, उल्टा पिरामिड शैली के 3 पार्ट होते हैं। पहला, क्या, कब और कहाँ। ये 3 प्रकार के उत्तर हम किस में देते हैं? मुखड़े में, यानी कि आपके बॉडी क्या कहते हैं, कलेवर में, ठीक है, इंट्रो में दिया जाता है। उसके बाद हम बॉडी आते हैं, तो बचे हुए 3 प्रकार के उत्तर हम बॉडी में दे देते हैं। आमुख या इंट्रो के पश्चात समाचार का शेष भाग, जिसे बॉडी या समाचार का कलेवर यानी कि बॉडी ऑफ द स्टोरी कहा जाता है, आता है। इसमें सभी घटनाएं क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाती हैं। समाचार की बॉडी लिखते समय निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर सिलसिले भार ही हम चीज़ें लिखते हैं, जो मैंने अभी आपको सवाल पूछे थे, उन्हीं सिलसिलों के अनुसार हम उत्तर देते हुए नीचे की तरफ बढ़ते हैं। जब हम बॉडी लिख रहे हैं तो उस समय हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। पहला है, इसमें घटना क्रमशः वर्णित होनी चाहिए, यानी कि सीक्वेंस में हमें ये घटना को बताना चाहिए। इसमें आमुख से अलग तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए, यानी कि हमने आमुख में क्या बताया, घटना क्या थी, कब घटित हुई, कहाँ घटित हुई, अब किस स्थान पर घटित हुई, किसके साथ घटित हुई, कैसे घटित हुई, क्यों घटित हुई। ये रीज़न हमें कहाँ देना है? ये हमें नीचे देना है, यानी कि बॉडी में, और सीक्वेंस में देना है। ठीक है। संपूर्ण समाचार का विवरण एक स्थान पर आ जाना चाहिए, यानी कि समाचार आप इतना लिखिए कि एक ही जगह वो आ जाए, उसे हमें दूसरी जगह ना पहुंचाना पड़े। 5वां लेते हैं संप्रेक्षण। अंत में संपूर्ण समाचार का संक्षिप्त सार दिया जाना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान रखना चाहिए। तो संप्रेक्षण कहिए, समापन कहिए, समाप्ति कहिए, ये होता है हमारा 5वां पार्ट। इसमें क्या दिया है? अंत में संपूर्ण समाचार का संक्षिप्त सार दिया जाना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। तो यानी कि ऊपर हमने जितनी भी खबर दी है उसे हमें नीचे कम से कम शब्दों में समराइज कर देना है पूरी तरीके से। यानी कि अभी तो ऊपर हम विस्तृत खबर दे रहे थे, और लास्ट पैरा जो हम संप्रेक्षण या समापन कह रहे हैं उसमें खबर को एंड करते हुए हमें बहुत ही कम शब्दों में पूरी घटना को वर्णित कर देना है। समाचार संप्रेक्षण करते हुए केवल मुख्य बातों का ही ध्यान रखना चाहिए। अनावश्यक विवरण संप्रेक्षण में नहीं आने चाहिए। तो जो मेन बात घटना से संबंधित है हमें सिर्फ वो बतानी है, उसके आसपास की चीजों को नहीं बताना होता है। समाचार संप्रेक्षण में पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि बार बार रिपीटेशन, वाक्यों का, शब्दों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इसमें नकारात्मक वाक्य नहीं होने चाहिए, यानी कि किसी भी तरह की निगेटिव थिंकिंग या निगेटिव ये नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता था, ये नहीं करो, ये मत करो जैसे शब्दों को, यानी कि नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समाचार के निष्कर्ष के रूप में संपादक या समाचार लेखक की अपनी टिप्पणी होनी चाहिए। अब जब समाचार एंड कर रहे हैं तो जो उस न्यूज़पेपर के संपादक हैं वो अपनी टिप्पणी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं समाचार के प्रकार। क्या प्रकार है? देखिए, समाचार मुख्य रूप से समाचार 4 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय। आप सभी देखते हैं, अगर विश्व से संबंधित है तो अंतर्राष्ट्रीय, देश से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय, हमारे स्टेट यानी कि प्रदेश से संबंधित है तो प्रादेशिक, और हमारे स्थान यानी कि जिले से संबंधित है तो वो है स्थानीय। ठीक है। विदेशों से प्राप्त होने वाला समाचार अंतर्राष्ट्रीय समाचार कहलाते हैं, जबकि राष्ट्रीय समाचारों का संबंध अपने देश के समाचारों से है। देश के विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त होने वाले समाचारों को प्रादेशिक समाचार की श्रेणी में रखा जाता है। स्थानीय समाचारों में समाचार पत्रों की गतिशीलता बढ़ती है। स्थानीय समाचार समाचार पत्र के प्रकाशन स्थान या उसके आसपास के क्षेत्र से संबंधित खबरों के समूह होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि जो समाचार होते हैं वो क्या क्या अंदर, जैसे विश्व से संबंधित हुआ अंतर्राष्ट्रीय, हमारे प्रदेश से संबंधित हुआ प्रादेशिक, हमारे देश से संबंधित हुआ तो राष्ट्रीय, और अगर हमारे स्थान या हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास से संबंधित खबर है तो वो हमारा कहलाता है स्थानीय समाचार। ठीक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं संपादकीय लेखन। जैसा कि हमने बताया, संपादकीय लेखन को अखबार की आवाज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये
जो संपादक सह संपादक जो होते हैं उनके द्वारा लिखे गए लेख होते हैं। इनकी अपनी एक राय, अपनी एक सोच जो है वो इस लेख के माध्यम से व्यक्त होती है। समाचार पत्रों में संपादक के नाम पर संपादकीय पृष्ठ प्रकाशित होता है। तो मैंने आपको बताया उनमें उस समाचार पत्र के संपादक द्वारा किसी ज्वलंत मुद्दे, घटना या समस्या से संबंधित उसकी स्वयं की राय, विचारों और भावनाओं को लिखा जाता है। अब देखिए, समाज में बहुत सारे मुद्दे कभी कभी ज्वलंत रहते हैं। कभी चुनाव है, कभी कोई घटना घट गई, कोई दुर्घटना हो गई, कोई भी चीज़ है, तो हमेशा कोई ना कोई मुद्दा ऐसा होता है जो हमारे समाचारों में या हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होता है। तो उसी मुद्दे पर जो है संपादक या सह संपादक मिलकर इस लेख को लिखते हैं, जिसमें संपादक की अपनी राय व्यक्त होती है। सामान्यतः समाचार पत्रों में सहायक संपादकों द्वारा संपादकीय लेखन किया जाता है। इसे कोई अन्य पत्रकार या लेखक नहीं कर सकता। तो जैसा कि मैंने बताया कि सहायक सह संपादक यानी कि सहायक संपादक या मुख्य संपादक जो है वो मिलकर इस बात को लिखते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो सह संपादक द्वारा ये लेख संपादकीय लिखे जाते हैं। इसमें कोई भी पत्रकार या लेखक अपनी राय नहीं लिख सकता या वो कोई संपादकीय नहीं लिख सकता है। संपादकीय पृष्ठ किसी भी समाचार पत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्यों? क्योंकि इसी पृष्ठ के जरिए, संपादकीय पृष्ठ के जरिए ही जो है एक समाचार की पहचान बनती है, अपनी उनकी सोच एक समाज में बनती है। अब ये देखिए, संपादकीय पृष्ठ क्या होता है मैं आपको बता दूं। आप लोग कभी न्यूज़पेपर खोल लेना तो मिडिल ऑफ द जो है न्यूज़पेपर जाना, जो मिडिल के पेजेस रहते हैं मोस्टली वही संपादकीय पृष्ठ होते हैं, जिनमें आप बहुत तरह के लेख वगैरह देखेंगे या संपादक के नाम पत्र देखेंगे, संपादकीय देखेंगे। ये सारी चीज़ें उन संपादकीय पृष्ठ पे छपी रहती हैं। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। अब हम आ गए कौन सा? स्तंभ लेखन। अभी हमने क्या पढ़ा? संपादकीय लेखन क्या होता है ये हमने आपको बता दिया। अभी हम ये जितना पढ़ने जा रहे हैं संपादकीय पृष्ठ पे ही पढ़ने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं हम स्तंभ लेखन। स्तंभ का मतलब देखो, हम सीधा से एक बताते हैं, पिलर या खंबा, उसी को स्तंभ कहा जाता है। अब स्तंभ का तात्पर्य ये होता है, देखिए खंबा या पिलर जो होता है वो अपनी जगह से सरकाया नहीं जा सकता, ठीक है। उसको हम हिला सकते हैं, सरका सकते हैं, नहीं कर सकते। उसी तरीके से न्यूज़पेपर में भी एक कॉलम जो संपादकीय पृष्ठ होता है उसमें एक कॉलम जो है वो क्या होता है, किसी भी लेखक ये जो होते हैं उनके नाम पे रिजर्व कर दिया जाता है कि इतने कॉलम में, इतने वर्ड में सिर्फ यही लेखक डेली कुछ ना कुछ देंगे। तो अब वो कॉलम अपनी जगह से हिल नहीं सकता, इसीलिए उसे स्तंभ कहा जाता है। समझ में आया? अब इस स्तंभ लेखन में लिखा क्या जाता है, मैं आपको ये बात, स्तंभ का मतलब तो आप समझ गए, वो कॉलम परमानेंट किसी लेखक के लिए रिजर्व हो जाता है, उस जगह पे कुछ और नहीं आ सकता। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं, इससे उन लेखकों की लेखन शैली भी विकसित होती है। लेखकों की लोकप्रियता को व उनकी लेखन शैली को देखते हुए समाचार पत्र में उन्हें स्तंभ लिखने के लिए कहा जाता है, जिसमें उन्हें विषय का चुनाव करने की स्वतंत्रता होती है। कुछ लेखकों के स्तंभ इतने अधिक लोकप्रिय होते हैं कि उन्हें उनके स्तंभ द्वारा ही पहचाना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो ये स्तंभ लेखन किया जाता है ये लेखकों द्वारा, कुछ प्रसिद्ध लेखक होते हैं जिनकी लेखन की शैली हो या उनके जो लिखने का तरीका है, उनके जो विचार व्यक्त करने का तरीका है, जिसकी वजह से वो बहुत फेमस हो जाते हैं और लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे ही लेखकों की डिमांड खास तौर से होती है। तो ऐसे लेखकों को कोशिश करी जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेखन कार्य करें। तो जो अखबार है वो इन लेखकों के लिए वो स्तंभ रिजर्व कर देता है, उतना कॉलम रिजर्व कर देता है ताकि ये लोग यहीं पर लेखन कार्य करें। तो इसीलिए उसमें बोला गया है कि इसमें अब उनका ये तो डिसाइड हो गया कि कौन लेखक करेगा, अब उसके अंदर लिखेंगे क्या, अब उसके अंदर किस विषय पे लिखना है, किस शैली में लिखना है, क्या लिखना है, ये सारा चुनाव लेखक पर छोड़ दिया जाता है। वो अपनी मर्जी से लिखे, लेकिन जो कुछ, क्योंकि अब चूंकि इतना फेमस है तो वो उसी हिसाब से कार्य करता है और लोग उसको पसंद करते हैं।
नेक्स्ट आते हैं, स्तंभ लेखन में लेखक के स्वयं के विचार प्रमुख होते हैं। अपने विचारों को ही लेखक प्रस्तुत करता है, परंतु स्तंभ लेखन लिखते समय लेखक तथ्यों को भी ध्यान में रखता है। अब जैसे मैंने बताया ना कि उसमें क्या तरीके से लिखना है ये लेखक डिसाइड करेगा, विषय लेखक चुनता है। अब लेखक उसमें अपने ही विचार, अपनी सोच, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी चीजें रखता है। इसके साथ ही साथ जैसे अब मान लीजिए वो किसी मुद्दे पर अपनी बात को रख रहा है, तो उससे मौजूद जो तथ्य होते हैं उन पर भी उसे विचार करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो कि वो सारी चीज़ें अपनी राय से बता दे और जो फैक्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं करे। तो ये ज़रूरी है कि वो जो कुछ भी लिखे मौजूदा तथ्यों के हिसाब से ही लिखे। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं संपादक के नाम पत्र। याद है आप लोग काफ़ी छोटे से यानी 6 से लेकर 10 तक आप लोगों ने औपचारिक पत्र लिखे हैं, तो उसमें आप लोग संपादकीय पत्र लिखते आए ना कि किसी हम न्यूज़पेपर के लिए हमें पत्र लिखना होता था। अब ये तो हमें पता था कि पत्र लिखना होता था, वो पत्र ज़्यादा कहाँ था, वो किसी न्यूज़पेपर के संपादक के पास जाता था। तो कभी कभी तो ये होता था कि हम अपने जो पत्र है उसको अखबार में छपवाना चाहते थे, तो वही होते हैं पत्र संपादक के नाम पत्र, जो कि संपादकीय पृष्ठ पर छपते हैं। संपादकीय पृष्ठ पर संपादक के नाम प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत पाठक अपने विचारों, समस्याओं, भिन्न भिन्न मुद्दों आदि को व्यक्त करता है। तो हम लोग क्या होते थे, हम लोग बोलते थे जो संपादक के नाम पत्र हम लोगों ने लिखे उसमें कैसे मुद्दे होते थे, समाज में बढ़ता अपराध, समाज में बढ़ता स्त्रियों के प्रति अपराध, जो सड़क दुर्घटनाएं, आपराधिक गतिविधियां, युवाओं में बढ़ता क्या कहते हैं जो व्यसन होते हैं, जो बुरी आदतें होती हैं, उन पे इस तरीके पे हम लोग संपादक के नाम पत्र लिखा करते थे। याद है ना? तो वही चीज़ें यहाँ बताई हैं कि संपादक के नाम जो पत्र प्रकाशित किए जाते हैं उसमें पाठक यानी कि हम न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, तो पाठक क्या करते थे, अपने विचार, समस्याओं और भिन्न भिन्न तरीके के मुद्दों को उन पत्रों पे लिखते हैं और फिर वो उन पत्रों को हम कहाँ भेजते हैं, संपादक यानी न्यूज़पेपर ऑफिस। फिर संपादकीय पृष्ठ पर हमारे पत्र छपते हैं। इनके द्वारा नए लेखकों को स्तंभ लिखने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है, अतः पाठकों द्वारा संपादक के नाम लिखा गया पत्र जनमत को प्रतिबिंबित करता है। तो समझ में आया क्या होता है कि हम कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिससे समाज पूरी तरीके से भिन्न होता है या देखता भी है लेकिन नज़रअंदाज कर जाता है। जैसे चुनाव हो जाते हैं, चुनाव के दौरान कितनी सारी झंडियाँ, पैम्पलेट वगैरह सब दीवारों पे चिपका दिए जाते हैं, सब जगह कर दिया, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद कोई उन्हें उतारने का ध्यान नहीं रखता। तो हम एक तरीके से अगर हम एक पत्र लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, सभी लोग, जब हमारा पत्र न्यूज़पेपर पे छपेगा तो सब लोग उसकी तरफ ध्यान देंगे कि हाँ ये भी एक मुद्दा है। और अक्सर क्या होता है कि इस पृष्ठ पर जो संपादक के नाम पत्र जाते हैं इसमें नए नए लेखकों को भी लिखने का मौका मिलता है, वो लोग अपनी प्रतिभाएं उभार कर सामने लाते हैं, ये जाती है। अब ये लेख क्या होते हैं, कौन लिखता है, क्या है, ये सारी चीजें। समाचार पत्र में अनेक पत्रकारों एवं विशेषज्ञों के लेख प्रस्तुत किए जाते हैं। तो बहुत सारे पत्रकार भी जो बहुत अच्छा लेख लिख लेते हैं, तो वो भी लेख लिख सकते हैं इसमें। और साथ ही साथ विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कोई है जो व्यापार संबंधी कुछ अच्छा दे सकता है, स्टॉक मार्केट से संबंधित कोई एक है विशेषज्ञ दे सकता है, रक्षा मंत्रालय से के मामलों में कोई विशेषज्ञ है, वो विशेषज्ञ जो हैं वो भी अपनी राय कुछ लेखों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। लेख लिखते समय प्रस्तुत किए गए विषय पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेख में प्रारंभ, मध्य व अंत को ध्यान में रखकर लेखक अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। तो देखिए, अगर कोई विशेषज्ञता पर, यानी कि देखिए अगर हम इसको एक मैटर पे लेके चलो, अगर मान लो कोई क्रिकेटर है, वो क्रिकेट से संबंधी कोई भी लेख लिखना चाहता है, तो वो उसके बारे में अच्छे से जानता है, तो जाहिर सी बात है हर एक चीज़ के बारे में वो डीपली चर्चा करेगा ना, हर एक चीज़ के बारे। तो विशेषज्ञ कौन होता है, जो जिस भी चीज़ पे लेख लिखने जा रहा है वो उस मैटर में अच्छा खासा विशेषता रखता हो, या तो उस फील्ड में काम कर चुका हो या कर रहा हो। लेख फीचर आदि से भिन्न होता है। लेख लिखने में लेखक के विचारों को प्रमुखता देने के साथ तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो देखिए, लेख फीचर से इसलिए अलग होता है क्योंकि फीचर जो थोड़ा है वो मनोरंजनात्मक होता है,
जबकि जो लेख लिखा जाता है उसमें फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला है क्रिकेट से, तो अब कोई क्रिकेटर अगर जो विशेषज्ञता रखता है क्रिकेट फील्ड में रहा है, उसने लेख लिखना शुरू किया, तो कभी किसी सन में कोई मैच खेला गया होगा, उसके जो स्कोर होंगे, जो लोगों ने खेला होगा, उस पर अगर वो विचार प्रस्तुत करेगा, तो वो अपने विचार तो प्रस्तुत करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उस मामले में जितने भी तथ्य हैं उनको भी प्रस्तुत करेगा। लेखक लेख द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करते हुए सूचनाओं एवं तथ्यों का विश्लेषण करके तर्क के आधार पर अपनी राय देता है। तो जितने भी फैक्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सबको अच्छे से एनालाइज करता है और तब वो विशेषज्ञ अपनी राय को व्यक्त करता है। स्पष्टता, लेख लिखने की शैली आकर्षक होनी चाहिए जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करे। देखिए, समाचार पत्र हो, कोई भी क्षेत्र में अगर हम लेखन कार्य कर रहे हैं तो थोड़े रोचकता तो हर लेख में जरूरी होती है, क्योंकि अगर हम वो रोचकता नहीं बनाए रखते हैं तो ये मान लीजिए कि क्या कहते हैं, आपके लेख को ज़्यादा कोई पढ़ेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं साक्षात्कार और इंटरव्यू पे। अब ये क्या होते हैं साक्षात्कार और इंटरव्यू, तो आप जानते हो बहुत अखबार में ये भी बहुत ज़्यादा छपते हैं। इवन हम ये कहेंगे कि जितना भी आपका लेखन के लिए मटेरियल अवेलेबल होता है उसका बेस किसी इंटरव्यू ही होता है। हम किसी से बात करेंगे, कुछ जानेंगे, तो उसी से हम कोई चीज़ें एनालाइज करते हैं और तब जाकर हम उसके ऊपर लेख लिखना, फीचर कर रखना या स्तंभ लेखन लिखना, सारी चीज़ें करते हैं कि नहीं करते। तो साक्षात्कार या इंटरव्यू जो है वो लेखन के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करता है। साक्षात्कार में पत्रकार द्वारा अन्य व्यक्ति से उसकी भावनाएं, विचार, राय आदि जानने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। एक सफल साक्षात्कार वह होता है जिसमें पत्रकार उन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके जिन्हें पाठक, दर्शक, श्रोता जानना चाहते हैं। साक्षात्कार लेने के लिए पत्रकार को उस व्यक्ति के संदर्भ में सभी जानकारियां पहले से ज्ञात होनी चाहिए। यानी कि अगर हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो इंटरव्यू लेने से पहले जिस व्यक्ति के बारे में इंटरव्यू लें उसके बारे में काफ़ी हद तक हमें नॉलेज होनी चाहिए। सारी चीज़ें हमें होमवर्क करके तब हमें इंटरव्यू करना चाहिए। और इंटरव्यू करते समय हमें ऐसे सवाल प्रिपेयर करने हैं जिनका जवाब अधिकतर पाठक, दर्शक जानना चाहते हैं। साक्षात्कार लेने के लिए स्पष्ट होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति से किन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। साक्षात्कार लेते समय महत्वपूर्ण सूचना एवं जानकारी को साक्षात्कार के समय नोट करते रहना चाहिए। तो पहले तो हमने सारे सवाल तैयार कर लिए जो हम पूछना चाहते थे, फिर जब उनका उत्तर वो हमें दे रहा है तो उनके जवाब भी हमें नोट करने पड़ते हैं। अनेक विद्वान, अब आप ये देखिए साक्षात्कार हो गया, अब हम आ गए किस पे, फीचर पे। कौन सा लेखन आ गया, देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने देखी कितनी संपादकीय प्रश्न, संपादकीय पढ़ा, फिर वो संपादक के नाम, पत्र हो गए, इंटरव्यू हो गए, लेख हो गया, स्तंभ हो गया, और अब हम आ गए फीचर लेखन पे। अनेक विद्वानों ने फीचर की परिभाषा अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत की है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित है। तो बहुत सारे लेखक हैं, फीचर को लेकर बहुत सारे लोगों का अपना अपना मत है। तो पहली जो परिभाषा हम पढ़ने जा रहे हैं वो D.R. विलियम्स की है। फीचर एक ऐसा सृजनात्मक एवं कुछ हद तक सहानुभूतिपूर्ण मूलक लेख है जिसका गठन किसी घटना, स्थिति या जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठक को मूलतः जानकारी देने एवं उसका मनोरंजन करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो एक ऐसी लेख है जिसमें हम उनका मनोरंजन तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ उन्हें बहुत सारी जानकारियां भी प्रदान करते हैं। अब डॉक्टर विवेक की राय की मत से देखिए, फीचर समाचारात्मक निबंध रूपक है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की नवीनतम हलचलों का शब्द चित्र होता है। तो उन्होंने बोला है कि समाचार जिसे हम उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं उसी तरह के समाचार को जब हम शब्द चित्र के रूप में लिखते हैं तो वो फीचर कहलाता है। अब देखिए फीचर लेखन क्या है। अतः फीचर किसी वस्तु, घटना, स्थान या व्यक्ति विशेष की विशेषताओं को उद्घाटित करने वाला विशिष्ट आलेख है। अब ये क्या है, इसमें जो है हम किसी एक विशेष वस्तु, घटना या कोई भी एक विषय ले लेते हैं,
उसके बारे में हम जितनी चीज़ें जानते हैं, विशेषताएं हैं, उन सभी को उजागर करते हैं, जिसमें सृजनात्मक, कल्पनाशीलता, तथ्य, घटनाएं, विचार, भावनाएं आदि एक साथ उपस्थित होती है। तो इसमें तो एक तो हम नई चीज़ों की रचना करते हैं जब हम फीचर तैयार करते हैं, इस पे कल्पना भी होती है, कुछ तथ्य यानी कि वास्तविकताएं, वास्तविक घटनाएं होती हैं, हमारे विचार होते हैं, इमोशंस होते हैं, ये सभी कुछ मिलजुल कर एक पैकेज। अब ये सारी चीज़ें आप देखो, ये एक पैकेज एक मूवी में भी होता है। मूवी में भी सृजनात्मकता होती है, कल्पनाशीलता होती है, कुछ रियलिस्टिक जो है वास्तविक जीवन से ली गई घटनाएं या तथ्य होते हैं, और लेखक अपने विचार, अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करता है। तो एक तरीके से ये एक कंप्लीट पैकेज होता है। अब फीचर जब लिखा जाता है, उसके अंदर के गुण क्या होने चाहिए। एक श्रेष्ठ फीचर लेखन के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, विश्वसनीयता, विश्वास पूर्वक होना चाहिए। सरसता और सहजता, प्रचलित शब्दावली का प्रयोग, जो खास तौर से बोलचाल वाली भाषा होती है, इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए। रोचकता एवं संक्षिप्तता, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए मगर शॉर्ट होना चाहिए। प्रासंगिकता, जिस भी शीर्षक को लेकर आप लिख रहे हैं उसी प्रसंग पर लिखिए, यह ना हो कि आप इधर उधर उसे लेकर भटक जाएं। फीचर लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब हम जब फीचर लिखते हैं तो उस समय हमें क्या बातें ध्यान देनी होती हैं। फीचर लेखन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को समझना आवश्यक है। पहला है, फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें विषय से जुड़े लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। मान लीजिए कि अगर हम किसी चीज़ पर हम फीचर लिख रहे हैं, कोई भी विषय है, तो उससे संबंधित, उस क्षेत्र से संबंधित जो भी लोग हैं, उनके नाम, उनके बारे में हम अगर कुछ लिख देते हैं तो फीचर सजीव हो जाता है, वो रियलिस्टिक हो जाता है। फीचर में शामिल तथ्यों को अभिव्यक्त करने का ढंग ऐसा हो कि पाठक को लगने लगे कि वह उन्हें देख या सुन चुका है। यानी कि हम उसमें जिस भी तथ्यों, यानी कि जो रियल में घटित हुए हैं, अगर हमको हमेशा इस तरीके से लिखना चाहिए कि वाकई हमने इन तथ्यों को कहीं देखा और सुना है, क्योंकि अगर वो रियल रहेंगे तभी हम उनसे अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। फीचर कोई शोध रिपोर्ट नहीं, अतः उसे सूचनात्मकता के साथ मनोरंजक भी होना चाहिए। ये कोई शोध यानी कि खोज की रिपोर्ट नहीं होती है, इसलिए इसको हमेशा थोड़ा सा एंटरटेनिंग होते हुए सूचना प्रदान करना चाहिए। फीचर कथ्यात्मक विवरण और विश्लेषण होता है, लेकिन इसे किसी बैठक की कार्यवाही या विवरण की तरह नहीं लेना चाहिए। फीचर क्या होता है? कथा का विवरण होता है और उसका विश्लेषण किया जाता है, लेकिन जैसे हम कोई मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बारे में बाद में हम उसके मिनट्स लिखते हैं, उस तरीके से इसका वर्णन नहीं होना चाहिए। इसे हमेशा कथ्यात्मक तौर पर ही विश्लेषित करना चाहिए। फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य के आसपास ही सभी प्रासंगिक सूचनाएं एवं तथ्य एवं विचार गुथे होने चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही उठा कर कहते हैं। कोई भी काम हो, हम कोई भी काम करते हैं हमेशा किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं, इसीलिए फीचर भी किसी न किसी उद्देश्य से लिखा होना चाहिए, और वो जो उसके अंदर हम जो कुछ भी लिखें वो सारे उसी प्रसंग से जुड़ी सूचनाओं को व्यक्त करना चाहिए जो हमारा उद्देश्य है। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता है, इसलिए इसे कहीं से भी प्रारंभ किया जा सकता है। फीचर में शुरू से लेकर अंत तक प्रवाह एवं गति बनी रहनी चाहिए, अतः प्रत्येक अनुच्छेद अपने पूर्व के अनुच्छेद से सहज रूप से संबंधित होना चाहिए। जैसे कि हम लोग अनुच्छेद लेखन करते हैं, अनुच्छेद लेखन करते समय हमेशा प्रवाहमयता होती है हम लोग के में, कि हम लोग हमेशा एक सीक्वेंस चलते हैं कि हाँ उसमें लाभ हुआ, इसमें हानि हुई, इससे जुड़ा हुआ, तो हमेशा एक पैराग्राफ दूसरे से जुड़ा रहे, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब आ जाते हैं समाचार व फीचर में अंतर क्या है। समाचार हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, लेकिन हमारे जो फीचर होते हैं उन्हें हम कथ्यात्मक शैली से, मतलब शुरू उल्टा पिरामिड शैली से करते हैं, लेकिन फिर कथ्यात्मक शैली पे आ जाते हैं जो मनोरंजक पूर्ण हो जाता है। समाचार तथ्यात्मक रिपोर्ट मात्र है, जबकि फीचर तथ्यों को ललित भाषा में वैयक्तिक शैली की भावात्मक प्रस्तुति है। समझ में आया? तथ्यात्मक है यानी कि जो भी फैक्ट्स है उनके आधार पर रिपोर्ट होती है, जबकि फीचर तथ्यों को नए तरीके से प्रस्तुत करके हम अपना कुछ
अपनी कुछ क्या कहते हैं सोच को डालकर लिखते हैं, जबकि समाचार जो जैसा है हम उसको वैसा ही प्रस्तुत करते हैं। समाचार में 6 ककार क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों और कैसे का होना आवश्यक है, जबकि फीचर में इन ककारों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, क्योंकि फीचर में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सूचना देते हैं, लेकिन सारे इन्हीं ककारों के हिसाब से हों ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। समाचार संक्षिप्त होता है, जबकि फीचर का आकार लेखक की अपनी शैलीगत विशिष्टताओं के साथ अधिक विस्तृत होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, समाचार बहुत छोटा होता है, जितना समाचार है उतना ही हम कहकर खत्म कर देते हैं, जबकि फीचर का आकार जो होता है वो लेखक की शैली पर डिपेंड करता है। लेखक उसे कितना ज़्यादा बढ़ाना चाहता है इस पर डिपेंड करता है। या तो वो अगर कथ्यात्मक लिख रहा है तो भी बड़ा होगा, विश्लेषणात्मक है तो भी बड़ा होगा, विवरणात्मक है तो थोड़ा शॉर्ट होगा। अब ये डिपेंड करता है कि लेखक किस शैली में लिखना चाहते हैं। अब हम आ जाते हैं रिपोर्ट लेखन पर। हाँ, अब ये रिपोर्ट भी हमारे पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत आता है। रिपोर्ट किसी घटना, मुद्दा या समस्या के बारे में की गई गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर लिखी जाती है। इसमें संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया जाता है, जिससे उसके परिणाम, प्रभाव और कारण को स्पष्ट होता है। अब रिपोर्ट में क्या होता है, कोई भी घटना हो, कोई भी मुद्दा हो, उस पर हम पहले पूरी तरीके से छानबीन करते हैं, सारे तथ्यों को एकत्र करते हैं, फिर बैठ के उसे पूरी तरीके से डीप एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद उसको हम लिखते हैं। फिर उस घटना का क्या परिणाम हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा और उसके क्या कारण हुए, इन सारी चीज़ों को भी हम रिपोर्ट में देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, रिपोर्ट किसी घटना पर हो सकती है, कोई मीटिंग पे हो सकती है, कोई किसी भी चीज़ पर हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ उसमें शामिल क्या रहता है, उस घटना का परिणाम, उसका प्रभाव और उसका कारण, लेकिन उस घटना के बारे में पूरा विश्लेषण करने के बाद। रिपोर्ट के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। तो रिपोर्ट कई तरीके की होती है। अब यहाँ से आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये छोटे छोटे आंसर्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आते हैं खोजी रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट के अंतर्गत मौलिक शोध और छानबीन के द्वारा उन तथ्यों को सामने लाया जाता है जो सार्वजनिक रूप से पहले उपलब्ध नहीं थे। इनका प्रयोग भ्रष्टाचार, घोटालों आदि को प्रकाश में लाने के लिए करते हैं। बहुत सारी जो सरकारी या सह सरकारी या प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो बहुत सारे घोटाले कर देती हैं या बहुत सारे घपले कर देती हैं, तो क्या होता है, पत्रकार इनको अगर इनकी जरा सी भी भनक लग जाए तो वो लोग उसके बारे में पूरा खोजबीन करके रिपोर्ट बनाकर अखबार में छापते हैं। लेकिन ये वो मुद्दे होते हैं जिनके बारे में पब्लिक को पहले से पता होता ही नहीं है, तो इसीलिए इनको खोज कर निकालने का काम पत्रकारों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे खोजी रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों को जांचा परखा जाता है तथा उनकी गहरी छानबीन की जाती है। अभी हमने आपको क्या बोला कि जो मुद्दे सामने आए ही नहीं, और कभी कभी क्या होता है कुछ मुद्दे सामने आ जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है उन मुद्दों की गहरी छानबीन की जाती है, फिर उन पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इसे बोलते हैं इन डेप्थ रिपोर्ट, यानी कि जो मुद्दा था उसके बारे में गहराई से छानबीन की गई है और तब उस पर रिपोर्ट तैयार की गई है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। अब क्या होता है, कोई भी घटना, जैसे हमने बोला कि एक घोटाला हुआ, कहीं पे भी एक घोटाला हुआ, उसको खोज के सामने लाया गया, तो वो क्या बनी, खोजी रिपोर्ट। अब वो रिपोर्ट बन गई, सारा सामने ला दिया गया। अब उस रिपोर्ट की भी गहरी छानबीन हुई और फिर उस पर एक रिपोर्ट तैयार हुई, तो वो हुई इन डेप्थ रिपोर्ट। अब क्या होता है, जो घोटाला हुआ था वो उसके कई फैक्ट या कई तथ्य मौजूद हैं, उनमें से कोई एक तथ्य लिया गया और उसका पूरा विश्लेषण किया गया और उस पर जो रिपोर्ट तैयार की गई वो कहलाई आपकी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। किसी भी घटना को घटने या कोई भी घोटाला होने के लिए कई तथ्यों का होना जरूरी माना जाता है। अब आ जाते हैं विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या का विस्तृत रूप से सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत किया जाता है। अब जो घटना घटी थी, यानी कि जो घोटाला हुआ था और खोज कर बाहर निकाला गया था, उसका अब पूरा माइन्यूटली हर एक पॉइंट से जो है वो विवरण दिया जाता है, तो उसे विवरणात्मक रिपोर्ट कहते हैं।
रिपोर्ट समाचार लेखन की तरह उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है, परंतु इन्हें फीचर शैली की तरह भी लिखा जा सकता है। रिपोर्ट समाचारों की अपेक्षा काफी विस्तृत होती है। तो समझ में आया आपको यहाँ क्या होता है कि रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली की तरह मोस्टली लिखी जाती है, लेकिन अगर हम इसे चाहें तो इसे हम फीचर शैली में भी लिख सकते हैं। रिपोर्ट समाचारों की अपेक्षा काफी बड़ी, समाचार तो क्या होता है, जो चीज घटना घटी उसे हम शॉर्ट में दे देते हैं, लेकिन रिपोर्ट थोड़ी जो है वो एनालाइज करके पूरी तरीके से लार्ज रूप में लिखी जाती है। अतः इन्हें पाठकों की रुचि के अनुसार उल्टा पिरामिड शैली तथा फीचर दोनों शैलियों में मिलाकर लिखा जाता है। रिपोर्ट की भाषा साधारण बोलचाल की तरह सरल सहज होनी चाहिए। तो रिपोर्ट में क्या होता है, ये शुरू तो हो जाती है आपकी समाचार शैली की तरह, लेकिन आगे धीरे धीरे वो फीचर शैली में डेवलप हो जानी है, यानी कि जहां पर हम तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए मनोरंजनात्मक तरीके से थोड़ा कथ्यात्मक शैली में लिखना शुरू करते हैं। और कौन सी रिपोर्ट किस तरीके से प्रस्तुत करनी है ये डिपेंड करता है दर्शकों के इंटरेस्ट के ऊपर। इसमें भाषा शैली हमेशा सरल और सहज ही इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि भाषा जितनी सरल होगी लोगों को समझ में उतना आसानी से आएगा। अब आ जाते हैं विचार परक लेखन, जिसमें लेख, टिप्पणियां और संपादकीय होते हैं। बहुत सारी जो है ये छोटी छोटी टिप्पणियां हमने अक्सर पेपर्स में देखी हैं। समाचार पत्रों में समाचार तथा फीचर लेखन के अलावा और भी विचार परक लेखन को प्रकाशित किया जाता है। इतने सारे जो हमने देखे, इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो प्रस्तुत करी जाती हैं, जैसे लेख हैं, टिप्पणियां हैं, संपादकीय पत्र हैं, स्तंभ लेखन आदि। ये सभी संपादकीय लेखन के अंतर्गत आता है। तो ये सभी कुछ कहाँ है, पत्रकारीय लेखन में इसलिए आता है क्योंकि ये पत्रकार में समाचार पत्र में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस इसी तरीके के यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में है, किसे क्या कहते हैं। ठीक है, ऐसे दिया है, किसे क्या कहते हैं। तो कुछ यहाँ पर दिया गया है। सबसे नंबर अब का खा गा दिया है, उसे हम पढ़ेंगे और फिर क्या कहते हैं ये बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में सूचनाएं देना, ये क्या कहलाता है। ये कहलाता है उल्टा पिरामिड शैली में लिखा गया समाचार। तो ये कौन सी शैली कहलाती है, उल्टा पिरामिड शैली। नेक्स्ट आते हैं, समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या कहलाता है। समाचार के अंदर किसी भी पहलू का हम एकदम नया कोई चीज निकाल कर रखें तो वो एकदम एक्साइटेड लेवल जो है वो हाई करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चरम सीमा। उसकी हो जाती है वो क्या, चरम सीमा। नेक्स्ट आते हैं, किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि, विवरण आदि देना क्या कहलाता है। वो कहलाता है विशेष रिपोर्ट। अब समाचार के अंतर तो क्या हम बताते हैं कि कोई भी घटना किस तरीके से कैसे घट गई, लेकिन उसी मुद्दे में क्या चीजें कैसे घटित हुई, क्यों घटित हुई, इसके पीछे के रीजंस क्या थे, अगर ये चीज ऐसे नहीं होती तो इसके परिणाम क्या होते, इन सारी चीजों को एनालाइज करके क्या किया जाता है, इसे लिखा जाता है विशेष रिपोर्ट के तौर पर। ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। जहां पर हम सूचना तो देते हैं लेकिन साथ ही साथ मनोरंजनात्मक तौर पे, तो वो क्या था लेखन हमारा, फीचर लेखन। नेक्स्ट आते हैं, किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण क्या कहलाता है। किसी भी उसमें हम डीपली घुस के उसकी पूरी तरीके से हम अगर उसको एनालाइज करें तो वो क्या कहलाता है, आलेख या स्तंभ। क्योंकि ये उस क्या कहते हैं टॉपिक के कोई विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेखक हो जा सकते हैं, जो इन मुद्दों पर इस तरह की जो है आलेख या स्तंभ तैयार करते हैं। वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है, तो उसे क्या बोलते हैं। अब राय प्रकट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, संपादक के द्वारा। और संपादक क्या लिखता है, वो संपादकीय, जिसे संपादकीय पृष्ठ पर छापा जाता है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, जरा ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए समाचार के अंश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। नीचे एक समाचार का ये अंश दिया गया, हमें इसी समाचार को ध्यान से पढ़ना है।
फिर इस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हमें उत्तर देना होगा। देखिए क्या है। शांति का संदेश लेकर आए फरुजुर रहमान। ठीक है। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा कि वह शांति व भाईचारे का संदेश लेकर आए हैं। यहाँ दारुल उलूम पहुंचने पर पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में निरंतर सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गत सप्ताह नई दिल्ली में हुई वार्ता के संदर्भ में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सरकार ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए 9 प्रस्ताव दिए हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन पर विचार करने का आश्वासन दिया। कश्मीर समस्या के संबंध में मौलाना साहब ने आशावादी रवैया अपनाते हुए कहा कि 50 वर्षों की इतनी बड़ी जटिल समस्या का 1-2 वार्ता में हल होना संभव नहीं है, लेकिन इस समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। तो ये जो है एक रिपोर्ट जो है वो छपी हुई है। ठीक है, हम उसको पढ़ रहे हैं जो न्यूज़पेपर में छपी थी। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित पाकिस्तान दौरे की बाबत उनका कहना है कि निकट भविष्य में ये संभव है कि हम लोग उनका ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं और प्रथम बार सीमाएं खुली हैं, व्यापार बढ़ा है तथा बसों का आवागमन आरंभ हुआ है। ठीक है, अब ये किस न्यूज़पेपर में छपा? हिंदुस्तान के साभार से। ठीक है, हिंदुस्तान पेपर में ये छपा था। अब इस पूरी खबर पर जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है का दिए गए समाचार में से ककार ढूंढ कर लिखिए। तो 6 ककार हैं, वो ककार हमें ढूंढने हैं। क्या है? क्या खबर है? शांति का संदेश है। कौन है दे रहा है इसे? पाकिस्तान के विपक्ष के नेता मौलाना फजलुर रहमान। कहाँ दे रहे हैं? दारुल उलूम पहुंचने पर पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? भारत यात्रा के दौरान। क्यों दे रहे हैं? दोनों देशों के संबंध में सुधार के लिए। कैसे दे रहे हैं? दोनों देशों में वार्तालाप द्वारा दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये 6 ककार निकले। अब दूसरा प्रश्न इस पर क्या पूछा गया है, देखिए। उपर्युक्त उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट करिए। अब बिंदु क्या है? इंट्रो, बॉडी और समापन। अब हमें बताना है कि इस पूरी खबर में इंट्रो क्या है, बॉडी क्या है और समापन क्या है। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने भारत यात्रा के दौरान शांति संदेश दिया। तो ये क्या था? इंट्रो, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण खबर होती है हमने वो सबसे पहले दे दी। दारुल उलूम पहुंचने पर वहां पत्रकार सम्मेलन में जो कुछ कहा वह सब बॉडी में सम्मिलित होगा। जो उन्होंने कहा कि कैसे कैसे हम लोग के बीच व्यापार बढ़ा है, सब कुछ ये सब बॉडी में आ जाएगा। समापन क्या है? भारत पाक संबंधों में मजबूती, सीमाओं का खुलना, व्यापार बढ़ना और बसों द्वारा यात्रियों का आवागमन। तो ये समापन था जिस समापन के साथ उन्होंने अपनी भाषण को समाप्त किया था कि हमारे संबंधों में अब सुधार आ रहा है। अब इस पे तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। उपर्युक्त उदाहरण का गौर से अवलोकन कीजिए और बताइए कि ये कौन सी पिरामिड शैली है और क्यों। तो ये उल्टा पिरामिड शैली है या सीधा पिरामिड शैली है, और जो भी शैली है वो क्यों है। समाचार होने के कारण यह उल्टा पिरामिड शैली में लिखित है। इसमें सबसे पहले इंट्रो, बीच में बॉडी और अंत में समापन है। अतः यह उल्टा पिरामिड शैली का उचित उदाहरण है। तो हमने बता दिया कि ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखा गया था। कहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से अंत हुआ, इंट्रो, बॉडी और समापन के साथ हुआ, इसीलिए इसे उल्टा पिरामिड शैली कहा गया। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 3 पे। यहाँ क्या दिया है? एक दिन के किन्हीं 3 समाचार पत्रों को पढ़िए और दिए गए बिंदुओं के संदर्भ में उनका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। अब आपको क्या करना है? एक ही दिन के 3 समाचार पत्र देने हैं, कोई भी ले लीजिए। अब उसमें से आपको छांटना क्या है, देखना क्या है। उसमें देखना है सूचनाओं का केंद्र या मुख्य आकर्षण क्या है। मतलब एक खबर एक न्यूज़पेपर में क्या है, दूसरे में क्या है और तीसरे में क्या है। दूसरा, समाचार का पृष्ठ एवं स्थान क्या है। समाचार किन पृष्ठों पे छपे हैं और कौन से स्थान पर हैं। समाचार की प्रस्तुति किस तरीके से की गई है। समाचार की भाषा शैली कैसी है। तो इन तीनों अखबारों में आपको ये सारी चीजें खोजनी है और फिर निकली है। तो कैसे लिखेंगे इसको देखिए। सबसे पहला अखबार हमने लिया दैनिक जागरण।
ठीक है, क्या है? अब इसमें सूचनाओं का केंद्र क्या था? सबसे ज्यादा खबरें किसके बारे में थी? राजनीति, विदेश घटनाएं, खेलकूद, हरियाणा के समाचार आकर्षक ढंग से दिए गए थे। फिर दूसरा आए समाचार के पृष्ठ। समाचार प्रथम, तृतीय, चतुर्थी और सातवें पृष्ठ पे था, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सेवेंथ पेज पे जो है समाचार दिए गए थे। समाचार प्रस्तुति का ढंग साधारण परंतु रोचक है। बहुत ही सिंपल ढंग से दिया गया है, लेकिन इंटरेस्टिंग वे में दिया गया है। अब इसकी शैली कैसी है? सरल है, प्रवाहमय है, बोधगम्य भाषा शैली है, यानी कि ऐसी शैली है जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अब दूसरा न्यूज़पेपर हमारे पास देखिए क्या है। दूसरा न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर। अभी हमने दैनिक जागरण लिया था, अब हम ले रहे हैं दैनिक भास्कर। तो इसमें भी सबसे ज्यादा खबरें राजनीति, खेलकूद, दूर दराज के क्षेत्रों के समाचार, मनोरंजन तथा फिल्मी समाचारों को प्रमुखता दी गई है। समाचार तीसरे, चौथे और छठे पेज पर छापे गए हैं। समाचार की प्रस्तुति का ढंग निम्न स्तर का तथा प्रभावहीन और सहज, सरल तथा सामान्य बोलचाल की भाषा में है। तो मतलब इसमें जो प्रस्तुति की गई है वो ज्यादा जो है इफेक्टिव नहीं है, लोगों के ऊपर असर छोड़े इस तरह की शैली नहीं है। हाँ, भाषा जरूर सरल सहज है ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट आते हैं नवभारत टाइम्स। राजनीति, मुख्य खेल, विदेश की संबंधित समाचार और सेंसेक्स का उछाल या गिराव। तो नवभारत टाइम्स में ये खबरें आपकी मेन है। पहले 4 पृष्ठों पर समाचार है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो पेजेस हैं उनमें समाचार छपे हैं। समाचार प्रस्तुति उच्च स्तरीय, प्रभावशाली एवं रोचक है, यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से और जो है वो अपना इम्पैक्ट छोड़ने वाली शैली अपनाई गई है। सहज, सरल तथा साहित्यिक भाषा शैली का प्रयोग है। भाषा सरल है, सहज है, लेकिन साथ ही साथ साहित्यिक शैली है, यानी कि जो बुक्स में लिखी गई शैली होती है उस तरह की शैली है जिसमें थोड़ा सा कठिन शब्दावली भी आ सकती है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। यहाँ क्या दिया गया है? अपने विद्यालय या मोहल्ले के आसपास की समस्याओं पर नजर डालें, जैसे पानी की कमी, बिजली की कटौती, खराब सड़कें, सफाई की दुर्व्यवस्था। इनमें से किन्हीं 2 विषयों पर रिपोर्ट तैयार करें और अपने शहर के अखबार में भेजें। तो कोई भी आपको जो दो समस्याएं हैं उनको आपको लेना है और उन पर लिखना है। ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट तैयार करनी है। तो सबसे पहले हमने लिया पानी की कमी पे। दरअसल हमारे नगर में पूरा वर्ष ही पानी की कमी बनी रहती है, परंतु मई तथा जून के महीनों में गर्मी अत्यधिक होने से पानी की कमी लोगों के लिए चिंता का विषय बन जाती है। गर्मियों के दिनों में सवेरे केवल 1 घंटे के लिए पानी आता है, फिर सीधे शाम को 2 घंटे के लिए। कभी कभी तो दिन भर पानी नहीं आता। कई बार गर्मियों में लोग अपनी आवश्यकता के लिए भी पानी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। इसके निवारण के लिए समाज में सुविधा भोगी लोगों ने अपने घरों में बिजली की मोटरें लगवा रखी हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई जो सबके यहाँ बराबर पानी जाना चाहिए था, लोगों के यहाँ मोटर लग जाती है तो ज़्यादातर पानी उनके यहाँ खिंच के चला जाता है, जिससे सभी के यहाँ बराबर पानी नहीं आ पाता है। जैसे पानी आता है तो यह मोटरें सारा पानी खींच लेती हैं। गरीब लोगों को पानी पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है। इस समस्या के समाधान के लिए यद्यपि कमेटी ने टैंकरों द्वारा पानी भेजने का प्रबंध किया है कि भाई गरीब लोगों के यहाँ पानी नहीं मिलता तो हम टैंकर भेजते हैं, इससे उनको पानी मिलेगा। पर वे भी रोज दर्शन नहीं देते, यानी कि वो टैंकर्स रोज नहीं आते हैं। पानी की कमी के कारण घरों में लगे पौधे सूख गए हैं तथा यहाँ तक कि गर्मी होने पर भी सप्ताह में 1-2 बार ही नहाना हो सकता है, यानी कि डेली नहा भी नहीं पाते हैं। पीने का पानी मिल जाए यही सोचना लगा रहता है कि किसी तरह पीने का पानी मिल जाए, क्योंकि पानी पीना ज़्यादा ज़रूरी, नहाना तो हम बाद में लेंगे। एक और लगता है कि पता नहीं यह पानी की कमी कब समाप्त होगी, परंतु दूसरी ओर जहां गरीब लोगों के पास पीने का पानी नहीं, वहीं बड़ी बड़ी कोठियों में दिन भर फव्वारे चलते रहते हैं और उनके घरों के प्रांगण हरे भरे दिखाई देते हैं, पर इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि पानी को भी इंसानियत देख कर बल्कि पैसा देख कर बांटा जा रहा है। ना जाने इसका निवारण कब होगा। तो हमने अपनी समस्या तो बताई, लेकिन इसके साथ ही साथ इस समस्या के
अलावा जो लोगों को सोचना चाहिए उस पर भी चिंता व्यक्त करें। तो ये एक रिपोर्ट हमने तैयार करी। अब दूसरे मुद्दे पर देखते हैं। दूसरा मुद्दा है हमारा बिजली कटौती। एक और तो मई जून के महीने में भीषण गर्मी और दिन भर लू चलने से लोग परेशान हैं तथा साथ ही रात को मच्छरों की भिनभिनाहट चैन से सोने नहीं देती। वहीं दूसरी ओर बिजली की अघोषित कटौती ने लोगों को जीना दूभर कर दिया। एक होता है ना कि बताकर कटौती होती कि इतने से इतने बजे तक जो है लाइट नहीं आएगी, तो अघोषित होता है यानी कि बिना बताए लाइट को काट लेना। हर दिन में 5 घंटे के लिए नियमित रूप से बिजली जाती ही है, परंतु बीच बीच में अलग से 1-1 घंटे का कट लगता रहता है। इसकी बिजली के कार्यालय में शिकायत करो तो वहां कोई सुनने वाला नहीं। मतलब एक तो आपने एक निश्चित कटौती कर ली, उसके अलावा जो बाकी टाइम है उसमें बीच बीच में लाइट जाती रहती। इसकी जब हम शिकायत करते हैं तो वहां कोई सुनता ही नहीं है। समाचार पत्रों के माध्यम से भी समय समय पर बिजली कटौती के समाचार छपते रहते। जैसे मैंने बताया कि आपको पहले बता दिया जाता है कि इतनी देर लाइट नहीं रहेगी, परंतु सरकार के कानों पर इसकी जू तक नहीं रहती कि मतलब इतनी परेशानी हो रही है, सरकार इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। राज्य के मुख्यमंत्री बार बार यही बयान देते हैं कि शीघ्र ही बिजली की इस परेशानी को दूर किया जाएगा। शहर शहर गांव में भी बिजली की कटौती के कारण त्राही त्राही मची है। तो शहर में तो छोड़िए, गांव में भी ये जो बिजली की कटौती हो रही है इससे सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। नहरों में पानी नहीं है और ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली नहीं है, जिससे किसानों की फसलें सूख रही हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वे किससे फरियाद करें और किसके सामने गुहार लगाएं। समझ में नहीं आता कि यह स्थिति कब तक चलेगी। मतलब इतनी परेशानी है, हमें समझ नहीं आ रहा कि अपनी ये परेशानी हम किसको बताएं कि जो हमारी परेशानी का निवारण कर सके, क्योंकि बिजली विभाग को हम बोलते हैं तो कोई एक्शन ही नहीं लेते। तो ये 2 रिपोर्ट हमारी रेडी हो गई। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े व्यक्ति से साक्षात्कार करने के लिए प्रश्न सूची तैयार कीजिए। जैसे आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति के लिए आप इंटरव्यू लेंगे, अब उसके लिए आपको कुछ प्रश्न तैयार करने, यानी कि कुछ क्वेश्चंस रेडी करने। अब ये क्षेत्र क्या है, देखिए यहाँ पर संगीत या नृत्य, चित्रकला, शिक्षा, अभिनय, साहित्य, खेल। तो इसमें से कोई भी आपको इस क्षेत्र से जुड़े क्षेत्र को चुनना है और उससे जुड़े किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का आपको इंटरव्यू लेना है। तो उसके लिए आपको कुछ प्रश्न लिखने हैं, ठीक है। चलिए देखें। आज के दौर में क्रिकेट प्रेमियों के बढ़ते रुझान को देखते हुए क्रिकेट के खिलाड़ी से साक्षात्कार करने के लिए पूछे गए प्रश्नों की सूची। तो हमने क्या लिया, हमने खेल लिया। खेल में क्या लिया, क्रिकेट लिया, क्योंकि लोग क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो उसी से जुड़े हमने एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है और उससे जुड़े हमने कुछ सवाल तैयार किए हैं। पहला सवाल है, आपने क्रिकेट खेलना कब आरंभ किया। दूसरा है, रणजी ट्रॉफी में आपको खेलने का मौका कब मिला। नेक्स्ट है सवाल, जिला स्तर पर आपने सर्वाधिक कितने रन बनाए हैं। अगला सवाल है, क्या इस बार भी आपको आईपीएल में खेलने का मौका मिल रहा है। अगला सवाल है, क्या आपने कभी बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी की है। नेक्स्ट है, आप रणजी ट्रॉफी के मैचों में कैसा प्रदर्शन रहा, यानी आपने किस तरीके का प्रदर्शन किया। क्या आपको कभी राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने का मौका मिला है। अगला सवाल है, क्या आप अपने वर्तमान खेल में अपने योगदान से संतुष्ट हैं। अगला सवाल, क्रिकेट में इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद सरकार की ओर से क्या आपको कोई सुविधा प्राप्त हुई है। इतना अच्छा प्रदर्शन किया, क्या गवर्नमेंट ने आपको कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करी है। क्रिकेट खेलने के अतिरिक्त आपकी जीविका का कोई और साधन भी है, यानी कि आप कोई और अर्निंग का स्रोत है, कोई बिजनेस है या समथिंग कुछ और आप करते हैं। आप अपने जीवन में और क्या लक्ष्य रखते हैं। तो क्रिकेट की ऊंचाइयों तक तो आप पहुंच रहे हैं, इसके आगे भी आपने कोई लक्ष्य डिसाइड किया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने क्रिकेटर से पूछने के लिए रखे थे। चलिए अगला है आखिरी प्रश्न हमारा, आप अखबार के मुख्य पृष्ठ पर कौन से 6 समाचार शीर्षक सुर्खियों यानी कि हेडलाइन देखना चाहेंगे, उन्हें लिखिए। तो अब आपको बताना है कि आप किसी भी समाचार पत्र के फ्रंट पेज यानी कि फर्स्ट पेज पर किन खबरों को मुख्यतः देखना चाहते हैं हेडलाइंस के तौर पर। देखिए क्या है, हम अखबार के मुख्य पृष्ठ पर निम्नलिखित समाचार शीर्षक देखना चाहेंगे। पहला है, भारत पाक के स्थायी शांति समझौता। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों ने अपने विकास का दायित्व संभाला।
कश्मीर में आम नागरिकों ने आतंकवादी संगठनों का पूर्णतः विरोध किया। भारत के नाम क्रिकेट विश्व कप की ट्रॉफी। भारत ने आर्थिक अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नियम बनाए। तो ये कुछ ऐसी खबरें हैं जिन्हें हम फ्रंट पेज पर देखना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए, हमें अगर लेखन करना है, हम अगर पत्रकारीय क्षेत्र में करें या साहित्यिक क्षेत्र में करें तो हमें लेखन करना पड़ता है। अब लेखन करने के लिए हमें लेखक बनना पड़ता है। जाहिर सी बात है, हम लिखेंगे तब अच्छा जब हम अच्छा मटेरियल पढ़ेंगे। ये पहली शर्त होती है, हमेशा ध्यान रखिए। आप जितना अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे, आपके दिमाग में उतने अच्छे शब्द हैं, उतनी अच्छी लाइनें हैं, उतनी अच्छी शैली है, ये सब कुछ आएगा। ठीक है, तो अब इसके अलावा और क्या चीजें जरूरी होती हैं जो हम लेखन करें तो उसके लिए हमारा लेखन बहुत अच्छा हो, उम्दा हो। अब देखिए, इसी जो ये क्वेश्चन दिया गया ना, इसे कई तरीके से आपके सामने रखा जा सकता है। जैसे यहाँ दिया है कि अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए क्या आवश्यक है, इसी तरीके दे सकते हैं पत्रकारीय लेखन में लेखन करने के लिए क्या आवश्यक है, इस तरीके से आप पूछ सकते हो। एक अच्छा लेखक बनने के लिए आपको क्या करना आवश्यक है, क्या सीखना आवश्यक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है अलट पलट के आपसे इसी चीज पर पूछे, क्वेश्चन बदल जाएंगे लेकिन आंसर आप कुछ इसी तरीके से लिखो। ठीक है, क्या दिया गया है, एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए आवश्यक है कि उसे विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों का ज्ञान। अब जैसे जनसंचार के माध्यम क्या है, रेडियो के लिए लिखोगे तो अलग शैली में लिखा जाएगा, अखबार के लिए लिखोगे तो अलग लिखा जाएगा, टीवी के लिए अलग तरीके से लिखा जाएगा। अब इन सभी के लेखन लिखने के तरीके जो होते हैं वो ऑलरेडी हम इससे पहले वाले चैप्टर में आपको समझा चुके हैं कि उनके लिखने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, है ना। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियां प्रकाशित होती हैं और इन सबको लिखने की अलग अलग पद्धति है जिनका ज्ञान होना एक अच्छे पत्रकार या लेखक बनने के लिए आवश्यक है। जैसे समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। समाचार लिखते हुए 6 ककारों का ध्यान रखना जरूरी है। समाचार लेखन के विपरीत फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली की बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, कि फीचर किस तरीके से लिखा जाता है, आलेख किस तरीके से लिखे जाते हैं, रिपोर्ट किस तरीके से तैयार होती है, ये सब अलग अलग शैलियों में लिखे जाते हैं। जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों को खोज और विशेषण पर जोर दिया जाता है। यानी कि जो फैक्ट्स आप रख रहे हो वो फैक्ट्स आपने कहाँ से खोजे, क्या क्या है, फिर उनको पूरी तरीके से डिटेल एक्सप्लेन करना। ये काम हम किस में करते हैं, जब हम विशेष रिपोर्ट लिखते हैं। समाचार पत्रों में विचार परक लेखन के तहत लेख, टिप्पणियों और संपादकीय लेखन में भी विचारों और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। अब जहां पर हम अपने विचार लिखने की बात आएगी, जाहिर सी बात है हम अपना विचार अगर कहीं पर भी प्रस्तुत कर रहे हैं, या जैसे हमने संपादकीय लेख पढ़े, ये शुरू उल्टा पिरामिड शैली से होते हैं लेकिन फिर सेकंड स्टैंजा से ही ये कथ्यात्मक शैली में आ जाते हैं, है ना। तो इसमें मिक्स शैली का इस्तेमाल हो जाता है। सामान्य तौर पर देखा गया है कि हर नए लेखक की अखबारों में लिखने और छपने की इच्छा होती है। एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो इसमें मैंने कुछ चीजें आपको वर्बली बता दी और कुछ रिटन तौर पे। पहली चीज है, आपको जनसंचार के सभी माध्यमों में लिखने की जो अलग अलग शैलियां होती है उनका ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ अच्छा लिखने के लिए आपको अच्छा पाठन करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि आपको जो रखना है वो है कि आप जैसा भी लिख लेते हो, अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए हमेशा या तो दूसरों को सुनाओ, जिससे आपके उसमें अगर कोई खामी है तो सामने वाला बंदा आपको बता सकता है। ठीक है, तो हमेशा आपने जो कुछ भी लिखा है दूसरों से शेयर करने एक जरूरी होता है। दूसरी चीज, अखबारों में और पत्रिकाओं में नए कवियों के लिए कॉलम्स आते हैं, आप उन कॉलम्स के लिए भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे एक अच्छे लेखक बन सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, अखबारों के लिए लेखन आसान भी है और मुश्किल भी, कैसे। अब आपको ये पता है कि अखबारों में जो कोई भी लेख, हम अगर फीचर्स की बात छोड़ दें, अगर हम सिर्फ समाचार की बात करें तो हम सभी को पता है कि ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है।
तो वो एक तरीके से कहा जाए तो वो जो हमारी खबर मिली उस हिसाब से लिख लेते हैं, तो इसलिए वो आसान माना जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बाकी शैलियों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं टफ होता है ना। अखबारों के लिए लेखन आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए क्योंकि अगर आप पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूपों और उनकी लेखन प्रक्रिया की बारीकियों से परिचित परिचित का ज्ञान रखते हैं, जितनी भी चीजों के आप परिचित हैं या इन सब का ज्ञान रखते हैं, तो अखबारों के लिए लिखना बहुत सहज और आसान हो जाता है। यानी कि आपको ये पता है कि समाचार ऐसे लिखा जाता है, फीचर ऐसे लिखा जाता है, विशेष रिपोर्ट ऐसे लिखी जाती है, स्तंभ लेखन ऐसे होता है, संपादकीय लेखन है, सब हर कोई एक लिखने का तरीका होता है। अगर आप इन सारी विधियों से वाकिफ हैं तो आपके लिए पत्रकारीय लेखन बहुत आसान हो जाएगा। परंतु अगर आप पत्रकारीय लेखन की प्रक्रिया और उसके तौर तरीकों से परिचित नहीं हैं तो आसान दिखने वाले लेखन बहुत मुश्किल और पसीना छुड़ाने वाले हो सकते हैं। यानी कि जो लेख हम पढ़ते हैं हमें बहुत आसान लिखते हैं, लेकिन अगर हम उनकी बारीकियों को नहीं समझते, उनके तरीकों को नहीं समझते, तो वही लेखन हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ना। तो बात वही है कि जो चीजें हमें समझ में आ गई वो आसान, जो नहीं समझ में आई वो मुश्किल। अच्छे लेखन के लिए किन बातों पर ध्यान रखना आवश्यक होता है? आप अच्छा लेखन करना चाहते हो तो किन किन बातों पर ध्यान रखेंगे, इनको पॉइंट्स में हम लिख रहे हैं। देखिए क्या है, अच्छे लेखन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जटिल व कठिन वाक्य की तुलना में सरल व छोटे वाक्य लिखे जाएं। पहली बात, पहली शर्त, क्योंकि जब आप लेखन कार्य कर रहे हो तो आपको पढ़ने वाला हर वर्ग का व्यक्ति है, अमीर भी है, गरीब भी है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी है, कम पढ़ा लिखा भी है, स्त्री भी है, पुरुष भी है, बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए सरल वाक्य और सरल शब्दों का ही इस्तेमाल करें। आम बोलचाल में प्रयोग की जाने वाली भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो बहुत ही आम तौर पर बोली जाती है। कठिन शब्दावली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए, जो जरूरी नहीं उसे मत लिखिए। शब्दों को प्रयोग उनके वास्तविक अर्थ को समझ कर ही करना चाहिए। जब भी आप किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हो हमेशा वो शब्द क्या अर्थ देता है, हमेशा द्विअर्थी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। और जब भी आप शब्दों का इस्तेमाल करो ये हमेशा ध्यान रखना कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उस शब्द का अर्थ क्या है। यदि आप लिखना चाहते हैं, सपोज अगर आप लिखना चाहते हैं तो जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़नी चाहिए, क्योंकि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बात मैंने आपको अभी समझाई थी। फिर आते हैं, लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आप अगर फ्रीक्वेंटली छोटे छोटे वाक्यों को इस्तेमाल करेंगे तो शायद अपनी आप बात को उतना अच्छे से व्यक्त ना कर पाए। तो आप ऐसा करो, ज्यादातर छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करो, मगर जरूरी हो तो कुछ मिडिल और कुछ ज्यादा लंबे वाक्यों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं हो कि आप छोटे वाक्य कम इस्तेमाल करो और लंबे लंबे वाक्यों को ज्यादा इस्तेमाल करो, ये मत करना। हमेशा ध्यान रखना छोटे वाक्य ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होंगे, बीच में इक्का दुक्का बड़े वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन को आकर्षक बनाया जा सकता है। देखिए मुहावरे और लोकोक्ति क्या करते हैं, जहां लेखन को आकर्षक बनाते हैं वहीं आप कम शब्दों में ज्यादा बातों को बयां भी कर सकते हैं उनके माध्यम से। इसलिए इनका इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेखन में कसावट बहुत जरूरी है। इसके लिए अपने लिखे हुए को दोबारा जरूर पढ़ना चाहिए। उनमें हुई अशुद्धियों के साथ साथ गैर जरूरी चीजों को हटाने में संकोच नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जब हम लिखने बैठते हैं तो हम एक फ्लो में बहुत मतलब हमारा मन होगा तो हम बड़ा अच्छा अच्छा लिखते चले जाएंगे। अब ये होता है कि पढ़ने वाले को इसके पास इतना समय नहीं होता, तो गैर जरूरी बातों को हटाना या काटना छाटना हमारे लिए जरूरी होता है। या हम किसी टॉपिक को कुछ जरूरत से ज्यादा लार्ज कर रहे हैं, वो बात हो जाती है। तो अच्छा ये है कि जब आप लिख रहे हो तब तो आप लिख जाओ, लेकिन फिर उसके बाद उसे खुद पढ़ो, क्योंकि पढ़ते समय आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी क्या चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम कट शॉर्ट कर सकते हैं। लिखते हुए ये ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, ना कि दूसरे को प्रभावित करना है। हमेशा ध्यान रखना, दूसरे को इंप्रेस करने के लिए मत लिखना, आपके मन में जो चीजें हैं उसे बयां करने के लिए। क्योंकि जब हम किसी दूसरे को इंप्रेस करने के लिए लिखना शुरू करते हैं तो हम मुश्किल शब्दावली, जटिल वाक्यों और कुछ जरूरत से ज्यादा चीजों को लिखना शुरू कर देते हैं।
हमें इन सारी चीजों से लेखन में बचना है। इसलिए कभी किसी को कुछ प्रूफ करने के लिए या कुछ दिखाने के लिए, प्रभावित करने या इंप्रेस करने के लिए नहीं लिखना है। आपके मन में जो बात आई है उसे व्यक्त करने के लिए ही लिखना चाहिए। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए, अर्थात उसे इन सभी की गहराई से ज्ञान होना चाहिए। देखिए, हमारे आसपास या पूरे विश्व में क्या हो रहा है, अगर हमें इसे अच्छी तरीके से पता है तो इसे हम अपने लेखन में सही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, कभी कभी घटनाओं पर आधारित लेख लिखने के लिए भी आपको बोला जा सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि आसपास जितना कुछ भी घटित हो रहा है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके लिए जाहिर सी बात है, टीवी है, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, जो मैगजीन्स है, ये सारी चीजें आप पढ़िए। एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। पेशेंट मस्ट है। ये नहीं कि हम बैठे फटाफट हम आधे घंटे के अंदर लेख खत्म करेंगे, नहीं। आप पेशेंस के साथ काम करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, पत्रकारीय लेखन क्या है। अब हम बात कर रहे हैं पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, ये हमारे चैप्टर का नाम है। लेकिन ये पत्रकारीय लेखन होता क्या है, ये समझना पहले जरूरी हो जाता है। देखिए यहाँ क्या है, यदि कोई पत्रकारीय लेखन के किसी भी रूप में दिलचस्पी रखता है तो कोशिश करने वाले हर नए लेखक के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन क्या है। यानी कि आप ये चाहते हो कि आप लेखक बनो, आप लेखन कार्य करो, तो ये जानना जरूरी है कि भाई पत्रकारीय लेखन होता क्या है। क्योंकि आप अगर लेख लिखोगे, अखबार में छपेगा, मैगजीन में छपेगा, कहीं ना कहीं तो छपेगा, तो एक तरीके से आप पत्रकारीय लेखन ही कर रहे हो। तो ये होता क्या है, दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देने, उन्हें जागरूक रखने और लोकतांत्रिक समाजों में एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम सभी को पता है, अखबार पाठकों के लिए बाहरी दुनिया के ज्ञान का ऐसा जरिया है जो हर रोज सुबह देश, दुनिया और आस पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से पाठकों को अवगत कराते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम ऐसा समझते हैं, पत्र, सबसे समझिए पत्र क्या, न्यूज़पेपर। इसके अलावा दूसरा एक और हमारा जो माध्यम होता है वो क्या होता है, वो होता है मैगजीन। अब इन सभी के जरिए क्या हो रहा है कि हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। इन सारी घटनाओं से हम आम जनता को अवगत कराना चाहते हैं। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है न्यूज़पेपर्स यानी कि आपके संपादक और संवाददाताओं के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे हम पत्र ही लेते हैं, मान लीजिए न्यूज़पेपर के जरिए हम सबको खबरें देना चाहते हैं। अब न्यूज़पेपर में सिर्फ न्यूज़ तो छपती नहीं है, अब राजनीति से संबंधित न्यूज़ छपेगी, क्राइम से संबंधित छपेगी, फिल्म जगत से संबंधित होगी, व्यापार से संबंधित होगी। तो ये अलग अलग संबंधित खबरें रहेंगी। इनको लिखने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब उसमें लेख भी छपेगा, स्तंभ भी, एक कॉलम रहता है, संपादकीय लेख भी रहता है, विशेष रिपोर्ट भी रहता है। इन सभी को लिखने के तरीके होते हैं। तो इन सभी को लिखने की जो अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, ये ही पत्रकारीय लेखन कहलाता है। क्योंकि इन सारे जरिए से हम क्या करते हैं, हमारे आसपास देश विदेश में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उससे हम अपने पाठकों को अवगत कराते हैं कि ये सब चीजें हो रही। पत्रकार कितनी तरह के होते हैं, अब बताइए। पत्रकार 3 तरीके के होते हैं, ये तो हम आपको पढ़ा समझा चुके हैं। अब उन्हीं को आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। देखिए क्या है, पत्रकार 3 तरह के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र, ठीक है। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। अब ये व्यक्ति कौन होता है, सुबह जाएगा 10 बजे या 9 बजे, जो भी उसका टाइमिंग होगा, 8 घंटे की आवर्स है, करना है या और लेट नाइट करना है, जैसा भी है, वो पूरे मंथ एक इंस्टीट्यूशन पे काम करेगा, वहां से वो सैलरी उठाएगा। तो वो क्या हो जाता है, अब किसी इंस्टीट्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो इंजीनियरिंग, नहीं, वो पत्रकार रहेगा, किसी पत्रकार एजेंसी में काम करेगा, ठीक है। तो वो कहलाता है पूर्णकालिक और मंथ के एंड में वो सैलरी लेता है।
इसको कहलाते हैं पूर्णकालिक। पूर्ण मतलब पूरा, कालिक मतलब समय। पूरा समय एक ही पत्र यानी कि एक ही न्यूज़पेपर के लिए काम करने वाला पत्रकार। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अंशकालिक। यहां मतलब क्या होता है, जबकि अंशकालिक पत्रकार यानी कि जिसे हम स्ट्रिंगर भी बोलते हैं, किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। अब मान लीजिए कोई पत्रकार एजेंसी दिल्ली में है, ठीक है, कोई भी पत्रकार एजेंसी आप लीजिए, वो दिल्ली में है। घटना घटी कहाँ, सतना में घट गई, या आप मतलब समझ लो आप अंडमान में घट गई। अब वहां पर इस कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है, वहां पे इनका कोई पत्रकार नहीं। उस कंडीशन में ये एजेंसी वहां के स्थानीय किसी भी पत्रकार के साथ संपर्क करेगी, उसको पैसा देगी और कहेगी मेरे लिए ये न्यूज कवर करके मुझे दो। ठीक है, तो वो कुछ समय के लिए किसी भी पत्रकार को हायर कर लेती है एजेंसी। तो वो एक निश्चित मानदेय, मान लीजिए उसने बोल दिया कि 50,000 रुपए हम तुमको देंगे और मुझे ये पूरी खबर तुम मुझे कवर करके दो। तो उस निश्चित मानदेय पे वो पूरी खबर आपको कवर करके देगा। ये होता है अंशकालिक। अंश मतलब हिस्सा, कालिक मतलब समय, यानी कि कुछ समय के लिए काम करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, वो है फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। लेकिन फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। अब क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई घटना कवर करने के लिए दिया गया। अब यहाँ पर एक पत्रकार है, सपोज समझ लो मैं हूं पत्रकार। अब मुझे, मेरा फोटे क्या है, मैं क्राइम पर लिखती हूँ, सपोज मैं क्राइम पे लिखती हूँ। तो सबको पता है कि भाई ये क्राइम पर जितनी खबरें हैं बहुत अच्छे से कवर करती हैं और इस पर लेखन भी बहुत अच्छा करती हैं। तो अब अलग अलग जो कंपनीज हैं वो मुझे हायर करेंगी। ठीक है, मैं एक ही समय में कई अखबारों के लिए एक साथ काम कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, उन्होंने मुझसे बोला कि आप मुझे इस पर एक रिपोर्ट बना के दीजिए, तैयार करके दीजिए, ये घटना घटी है, ये क्राइम हुआ है। अब उसी समय इसी पर मुझे 4 और अखबार लोगों ने हायर किया, तो मैं उनके लिए भी एक साथ काम कर सकती हूँ। ये होता है स्वतंत्र या फ्रीलांसर पत्रकार, जो किसी के लिए बंधकर काम नहीं करता। आप उससे बोलोगे ये कर दो, वो आपको करके देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, पत्रकारिता और सृजनात्मक लेखन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले तो मतलब समझ जाइए। पत्रकारिता जर्नलिज्म, ठीक है, ये तो आपको क्लियर है। अब आते हैं सृजनात्मक लेख। सृजन करना यानी कि कुछ नया बनाना। खास तौर से ये काम साहित्यिकों द्वारा किया जाता है, जैसे कि हमारे बहुत कवि और लेखक हैं। पत्रकारीय लेखन वो करते हैं जो पत्रकार होते हैं, संवाददाता होते हैं, संपादक होते हैं। ये संवाददाता तो आपके क्या कहते हैं, टेलीविजन में रहते हैं। संपादक होते हैं, ठीक है, संपादक हो गए आपके, पत्रकार हो गए, ये सब लेखन कार्य करते हैं, ये सब पत्रकारिता के अंतर्गत करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सृजनात्मक लेखन की, तो इसके अंदर कविताएं हैं, निबंध हैं, ये सारी चीजें आती हैं जो हम लोग अपनी हिंदी की बुक्स में पढ़ते हैं। हमारे चैप्टर्स आते हैं वो उस तरीके से। तो उसमें आप देखेंगे कहीं कहानी हो गई, कहीं यात्रा वृत्तांत है, कहीं आलोचना है, कहीं निबंध है, कहीं व्यक्ति चित्र है, कहीं शब्द चित्र है। तो इस तरीके से अलग अलग लेखन किया जाता है। तो ये मोस्टली साहित्य कार्य करते हैं, पत्रकार या संपादक नहीं करते। ठीक है, पत्रकारिता और सृजनात्मक लेखन में अंतर। यह माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, लेकिन यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन से बिल्कुल अलग है। अब देखिए, जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य या जल्दबाजी में लिखा गया इतिहास, दोनों ही चीजें यहाँ पर एप्लीकेबल होती हैं। पहली बात है, कोई भी घटना घटी अगर हम उसके बारे में लिखते हैं तो वो अपने आप हिस्ट्री बन जाता है। ठीक है, साहित्य इसलिए क्योंकि यहाँ पर लेखन की एक विधा का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए वो साहित्य के रूप में आ जाता है। ठीक है, लेकिन साहित्यिक लेखन और सृजनात्मक लेखन से ये पूरी तरीके से अलग होता है पत्रकारीय लेखन। देखिए, पहला है, पत्रकारीय लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में अलग है कि कविता, कहानी, उपन्यास आदि कल्पना से संबंधित है और पत्रकारिता का रिश्ता तथ्यों से है, ना कि कल्पना से। पहला अंतर आप समझिए, जो हम कहानी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, ये हमारे इमेजिनेशन बेस्ड होती हैं, इनका रियलिटी से कहीं ना कहीं कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, जबकि पत्रकारीय लेखन पूरी तरीके से वास्तविकता पर आधारित होता है, इसमें काल्पनिकता का कहीं पे भी कोई स्थान नहीं होता। जो घटना जैसे घटी, जैसे हुई, उसे एज इट इज ही हमें प्रस्तुत करना होता है।
दूसरा है पत्रकारीय लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है, ये अनिवार्य रूप से तात्कालिक और अपने पाठकों की रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है, जबकि साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफी छूट होती है। यहाँ पर एक टाइम लिमिट होती है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जब हम पत्रकारीय लेखन करते तो हमारे पास ये जरूरी है कि हमारी जनता हमसे क्या चाहती है हम उसके बारे में लिखें, और हमारे पास टाइम बाउंडेशन होती है। जबकि साहित्यिक या सृजनात्मक लेखन करते समय जो है लेखक को कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होती, वो अपनी मर्जी से टॉपिक चुनता है, अपने हिसाब से लिखता है, इसको उसको पूरी तरीके से छूट रहती है। समाचार कैसे लिखा जाता है? पत्रकारीय लेखन का महत्वपूर्ण अंग है वो है समाचार लेखन। हम सभी को पता है समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक या अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार को सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है, जिसे हम उल्टा पिरामिड शैली का इंट्रो कहते हैं। जो भी घटना घटित हुई है, जो भी ब्रेकिंग है, उसे हम सबसे पहले दे देते हैं। उसके बाद पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बॉडी कहते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। समाचार की उल्टा पिरामिड शैली, जिसे इन्वर्ट पिरामिड स्टाइल के नाम से जाना जाता है, यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। हमेशा ध्यान रखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह शैली जो है वो प्रचलन में आई। इससे पहले सीधा पिरामिड शैली में ही खबरें लिखी जाती थी। उल्टा पिरामिड शैली का प्रचलन में आने का सबसे बड़ा कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में घटने वाली घटनाएं बहुत तेजी से आ रही थी, जिस वजह से खबरों को छोटा और जल्द से जल्द अपने पाठकों तक पहुंचाना था। तब इस शैली का जो इस्तेमाल किया गया वो आज भी समाचार लेखन की सबसे पुख्ता शैली मानी जाती है। समाचार लेखन करते हुए किन 6 ककारों का ध्यान में रखना जरूरी होता है? अब वो 6 ककार जिन पर आधारित आपके समाचार होने चाहिए। कोई भी समाचार तब समाचार बनता है जब इन 6 ककारों का जवाब उस समाचार के अंदर हो। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। इस क्या, किसके या कौन, कहाँ, कब और क्यों और कैसे को 6 ककारों के रूप में जाना जाता है। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों को ही ध्यान में रखा जाता है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी समाचार में अगर इन 6 सवालों का जवाब मिल रहा है तो ही वो पूर्ण रूप से समाचार है, ये हमेशा ध्यान रखना। नहीं तो वो हमारी उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत नहीं आएगा और वो एक पूर्ण समाचार नहीं माना जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, समाचार लेखन के 6 ककारों को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? अब बात ये तो हमें समझ में आ गया कि समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, लिखते समय 6 ककारों का इस्तेमाल किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली के 3 पार्ट होते हैं। आपका पहले इंट्रो या मुखड़ा होता है, फिर उसके बाद बॉडी होता है, उसके बाद समापन होता है। लेकिन बात आती है कि इन 6 ककारों को इन तीन पार्ट्स में हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, कितने ककार को हम किस में रखेंगे, है ना। अब ये हम समझेंगे। समाचार के मुखड़े यानी इंट्रो, पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाया जाता है। 6 ककारों में से 3 या 4 ककार तो आपके पहले यानी कि इंट्रो में ही चले जाते हैं, बनाकर खबर लिखी जाती है। ये 4 ककार है, खबर क्या है, कौन है, कब है और कहां हुई, ठीक है। इन 4 सवालों का जवाब आपको इंट्रो में देना पड़ता है अपनी खबर के माध्यम से। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। समापन में किसी भी ककार का जवाब नहीं मिलता, ठीक है। पहले 4 ककार आपको कहां देने होंगे जवाब? इंट्रो में। बाकी बचे 2 ककार आपको बॉडी में देने पड़ेंगे और उसके बाद समापन में हम किसी ककार को विश्लेषित नहीं करते, वहां पर खबर का विश्लेषण करते हैं। देखिए क्या है,
इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहां सूचनात्मक है, यानी कि ये सूचना देने के लिए कि भाई खबर क्या है, इसके पीछे कौन है, कब घटित हुई, कहां घटित हुई, ये हम अपने पाठकों को सूचना दे रहे हैं। और ये हमारे हमेशा फैक्ट्स पे आधारित रहेंगे। ध्यान रखना, फैक्ट्स का मतलब है हमें ये खबर के जो सबूत मिल रहे हैं उन पे आधारित रहेंगे। जबकि बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों में विवरणात्मक और व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलुओं पर जोर दिया जाता है। कैसे और क्यों, कैसे और क्यों के जरिए की घटना कैसे घटी इसका पूरा विवरण होगा, क्यों घटी इसकी व्याख्या करी जाएगी, फिर पूरा विश्लेषण घटना का कहां पर हो जाता है, समापन में हो जाता है। ठीक है, पूरी घटना का हम पूरा विश्लेषण कहां कर देते हैं, समापन में कर देते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10। फीचर क्या है, फीचर कितने प्रकार के होते हैं। अखबारों में समाचारों के अलावा भी अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन छपता है। समाचार तो मुख्य रूप से छपते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी लेखन है, जैसे वहां पर संपादकीय लेख होता है कि नहीं होता है। स्तंभ में आप फीचर लिखो, आलेख लिखो, आप विशेष रिपोर्ट लिखो, वो स्तंभ के अंतर्गत आ जाता है। इनमें फीचर प्रमुख है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, यानी कि जो व्यक्ति लिख रहा है वो अपने हिसाब से लिखेगा, अपनी सोच के हिसाब से लिखेगा, अपने मतलब वो किसी चीज के लिए बाउंड नहीं होता, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। कहने का तात्पर्य है कोई भी एक टॉपिक अगर लेखक लेता है तो उस टॉपिक के बारे में अपने पाठकों को वो सूचना भी दे रहा है, सारी जानकारी दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ एंटरटेन भी कर रहा है। बहुत सारे लोगों को, जैसे मान लीजिए पिरामिड्स के बारे में जानने की बहुत जानकारी, बहुत अच्छा लगता है उन्हें पिरामिड्स के बारे में जानना। तो अब कोई भी लेखक अगर पिरामिड्स के बारे में लिखेगा तो वो क्या क्या सूचना देना चाह रहा है, उसने क्या नई खोज करी है, क्या बताना चाह रहा है, उसके साथ एंटरटेनमेंट भाषा में लिखेगा ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति बोर नहीं। फीचर कई प्रकार के होते हैं, जिनमें समाचार बैकग्राउंड, खोज परक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष रुचि के फीचर प्रमुख हैं। अब आते हैं विशेष रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। विशेष रिपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं। अब देखिए, पत्रकारीय लेखन में ही हम विशेष रिपोर्ट भी लिखते हैं ना। अब इसे किस तरीके से लिखा जाता है और कितने प्रकार की। अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्टों में भी प्रकाशित होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ समाचार ही नहीं, कोई एक, मान लीजिए कोई भी एक मुद्दा हो, उसके बारे में अगर कोई व्यक्ति बहुत खोज परख करता है, जानकारी एकत्र करता है, उसे हम खोजी रिपोर्ट भी कहते हैं। आपको याद है ना, हमने पढ़ाया इससे पहले चैप्टर में आपको। तो उससे हम बोलते हैं विशेष रिपोर्ट, क्योंकि ये विशेष रिपोर्ट विशेष संवाददाता ही लिखता है, क्योंकि उसका उस क्षेत्र में एक्सपर्टीज होती है, वो उस बारे में ज्यादा जानकारी रखता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रक्षा मंत्रालय के बारे में लिख रहा है, हमारे रक्षा के बारे में लिख रहा है, तो उसे उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वो लिख पाएगा ना। तो यहाँ पर उसके बारे में वो गहराई से तभी लिख सकता है जब वो उस फील्ड से संबंधित हो, उसकी अच्छे तरीके से उसको जानकारी हो। जैसे मान लीजिए क्रिकेट के बारे में, अब क्रिकेट के बारे में सचिन तेंदुलकर हैं, सौरव गांगुली हैं, ये सब ज्यादा अच्छे से डिटेल में लिख सकते हैं, क्योंकि वो अंदर तक उसी फील्ड में काम करते रहे, खिलाड़ी रहे, है ना। अब हम बाहर बैठकर क्रिकेट के बारे में इतना नहीं जानते जितना वो जानते हैं। ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। तथ्यों को विश्लेषण के जरिए उनके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। आप कभी भी रिपोर्ट लिखने बैठोगे, पहले उसके बारे में खुद जानकारी एकत्र करोगे, फिर उसके जितने फैक्ट्स हैं वो रखोगे, उसमें आप अपना नजरिया डालोगे, फिर उसको आप नतीजे भी उसके दोगे कि इसका नतीजा क्या हुआ था। विशेष रिपोर्ट में कई प्रकार होते हैं, जैसे खोजी रिपोर्ट, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बोलते हैं, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। विशेष रिपोर्टों के कुछ प्रकार होते हैं। संपादकीय लेखन को स्पष्ट कीजिए। संपादकीय लेखन, आप संपादक कौन होता है सबसे पहले जानना है। अखबार को छापने के लिए बहुत सारी अशुद्धियों को दूर करना पड़ता है, वो संपादक का काम होता है। एक तरीके से पूरे सबको मैनेज करने का काम।
उसके द्वारा भी अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। वैसे तो अखबार क्या करता है, अखबार जो चीजें जैसी घटित हो रही है उनके बारे में ही खबर देता है, लेकिन इसमें एक पृष्ठ होता है जो कहलाता है संपादकीय पृष्ठ, जिसके अंदर पाठक अपने पत्रों को छपवा सकते हैं, अपनी कविताओं को छपवा सकते हैं, अपने लेखों को छपवा सकते हैं। इवन बहुत सारे जाने माने जो लेखक होते हैं उनका स्तंभ भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित होता है, और इसी में एक कॉलम होता है जिसे हम बोलते हैं संपादकीय लेखन, जो कि मुख्य संपादक और कुछ सह संपादकों द्वारा अपने या अखबार के विचारों को व्यक्त किया जाता है। ठीक है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीयों को अखबार की आवाज माना जाता है, क्योंकि इस पृष्ठ पर अखबार वाले किसी भी टॉपिक पे क्या सोच रखते हैं, क्योंकि वो पूरे अखबार में तो जो खबरें जैसे घटित हो रही है वो सारे खबरें बताते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का, हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो वो जो संपादकीय पृष्ठ पर जो संपादकीय लेख छपता है उसके जरिए जो अखबार है वो क्या सोचता है, वो अपने विचारों को व्यक्त करता है, इसीलिए इसे अखबार की आवाज कहते हैं। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। ठीक है। संपादक जो होते हैं, संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसीलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता, किसी एक का विचार नहीं होता। अब यहाँ पर मुख्य संपादक भी है, सह संपादक भी है, और भी पत्रकार हैं, उन सभी की राय इनमें शामिल होती है, इसलिए पर्टिकुलर किसी एक के नाम से ना लिख के इसे संपादकीय लेख कहा जाता है। इसे कई सारे लोगों की सोच, यानी कि एक तरीके से अखबार में काम करने वाले सभी लोगों की सोच के रूप में रखा जाता है। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक, उनके सहयोगियों पर होता है। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं, कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता। जैसे कि हम बोले अंशकालिक या फ्रीलांसर इस बार उसको लिख दे, ऐसा नहीं होता। जो पूर्णकालिक पत्रकार हैं वो लिख सकते हैं, संपादक लिख सकते हैं, सह संपादक लिख सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13, स्तंभ या कॉलम लेखन से क्या अभिप्राय। जैसे कि आपने मेरे मुंह से अभी कई बार सुना कि स्तंभ लिखा जाता है। सबसे पहले स्तंभ का मतलब समझिए। स्तंभ का मतलब होता है पिलर या खंबा। ठीक है। वो एक जगह खड़ा है, उसे हम हिला नहीं सकते। ठीक है। आप लोगों ने कहीं बहुत जगह पे पिलर्स देखे होंगे, इन्हें आप हिला सकते हो? नहीं हिला सकते। उसी तरीके से संपादकीय पृष्ठ पे एक जगह पर एक कॉलम होता है, वो पर्टिकुलर किसी लेखक के या किसी भी जानकार व्यक्ति के नाम से अलॉट होता है पर डे के पेपर में। ठीक है, हमेशा। अब उस जगह पे वो जो जितना कॉलम अलॉट होता है, मान लीजिए 500 शब्दों का एक सेक्शन संपादकीय पृष्ठ पर कोई भी लेखक है उसके नाम पे अलॉट हुआ है, अब उस जगह पर कुछ नहीं छप सकता, वो पर्टिकुलर उसी लेखक के नाम से रहेगा, उस जगह पे कुछ नहीं छप सकता है, तो वो कहलाता है स्तंभ, क्योंकि वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा। अब ये उस लेखक के ऊपर डिपेंड करता है कि उस 500 शब्दों का कॉलम जो उसके लिए अलॉट हुआ है उसमें वो क्या लिखे। उसमें वो आलेख लिख सकता है, उसमें वो फीचर लिख सकता है, उसमें वो विशेष रिपोर्ट लिख सकता है, उसमें वो कहानी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। ये उसकी सोच, उसकी अपनी मर्जी पर केंद्रित होता है। ठीक है। तो यहां पर वो चूंकि वो कॉलम हिल नहीं सकता, अपनी जगह रहता है, इसलिए स्तंभ कहलाता है, और पर्टिकुलर एक लेखक के लिए वो अलॉट हो जाता है, जिसमें वो लेखक अपने विचारों को व्यक्त करता है। स्तंभ लेखन की भी विचार परक लेख का एक प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं, उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ या कॉलम, ठीक है, नियमित यानी कि डेली पेपर में वो स्थान उसी लेखक के लिए लिखने का जिम्मा दे देते हैं कि भैया इतना 500 वर्ड्स हैं या 250 वर्ड्स हैं, ये आपको लिखना है और पर डे आपको कुछ ना कुछ इसके लिए देना ही देना है। स्तंभ कॉलम का विषय चुनना और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ कॉलम लेखक को पूरी छूट होती है, यानी कि उसमें हमें किस विषय में लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये पूरी छूट उस लेखक को होती है। स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं, यानी कि जिस लेखक का वो स्तंभ है उसमें उसके विचार होते हैं। यही कारण है कि स्तंभ अपने लेखकों के नाम से जाने और पसंद किए जाते हैं। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार उनके कारण भी पहचाने जाते हैं।
लेकिन नए लेखकों को स्तंभ लेखन का मौका नहीं मिलता। अब मान लीजिए बहुत सारे नए लेखक आते हैं, उनको मिल जाए, नहीं, जाने माने प्रसिद्ध लेखकों को ही ये कॉलम लिखने का मौका दिया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का क्या महत्व है? पत्रकारीय लेखन का एक और है, वो किसे कहते हैं? साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू। इंटरव्यू का क्या महत्व है? साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए और उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कोई भी खबर घटी, कोई भी कहीं पे भी कोई भी घटना घटी, अब उसके लिए हमें वहां उस घटना से संबंधित लोगों से है या प्रत्यक्षदर्शियों से है, हमें बात करनी पड़ती है। अब हम बात कर रहे हैं तो हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं और सामने वाला उसका जवाब दे रहा है, तो एक तरीके से ये इंटरव्यू हुआ, यानी कि वो साक्षात्कार हुआ। तो बेसिकली पत्रकारीय लेखन के लिए जो रॉ मटेरियल कलेक्ट किया जाता है वो ये साक्षात्कार ही होते हैं। रॉ मटेरियल उन्हीं से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्व है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करता है। मैंने बोला ना, रॉ मटेरियल आप किसी भी शैली में लिखो, आप कोई समाचार लिखो, फीचर लिखो, वो आलेख लिखो, विशेष रिपोर्ट लिखो, संपादकीय लेख लिखो, कुछ भी लिखो, उसके लिए रॉ मटेरियल के लिए आप क्या करोगे? किसी ना किसी से तो बात करोगे, किसी ना किसी से तो कुछ पूछोगे, तो वो क्या होता है? इंटरव्यू होता है। तो वो रॉ मटेरियल आपको कहां से कलेक्ट कर रहा है? आप इस इंटरव्यू से कलेक्ट कर रहे हैं। पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह फर्क होता है कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। भाई, अब जैसे सामने एक व्यक्ति, हम उससे पूछेंगे कि भाई ये बताइए कि ये घटना कैसे घटी, ठीक है, उस समय आप क्या कर रहे थे, जब ये घटना घटी तो आपको कैसा महसूस हुआ, घटना घटने के साथ आपने क्या किया, आपने किसी व्यक्ति का। अब मैं एक अगर पत्रकार हूं तो मैं सामने वाले व्यक्ति से सवाल पूछूंगी ना, उससे सारी जानकारी लेने के लिए। तो ये क्या होता है? साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। अब हमारा स्पष्ट मकसद क्या है? उस घटना के बारे में सारी जानकारी एकत्र कर, ये मेरा मकसद है। कोई भी घटना घटी, मान लीजिए एक रोड एक्सीडेंट हुआ, तो उसके प्रत्यक्षदर्शी से मैं कुछ सवाल पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि घटना कैसे घटी, है कि नहीं। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास ना सिर्फ ज्ञान ही होना चाहिए। अब क्या एक अच्छा साक्षात्कार लेने के लिए हमारे अंदर क्या गुण होना चाहिए? तो हमें बहुत सारी चीजों का पहले तो ज्ञान होना चाहिए, बल्कि आप में संवेदनशीलता, कूटनीतिक धैर्य और सहज साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए यह जरूरी है कि आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति से साक्षात्कार करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो। मान लीजिए आप अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू लेने जा रहे हो, तो अमिताभ बच्चन का पास्ट, प्रेजेंट, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब तो आप उनसे सवाल पूछ पाओगे ना। दूसरे, आप साक्षात्कार से क्या निकालना चाहते हैं, आप उस इंटरव्यू लेकर आप जानना क्या चाहते हैं, इसके बारे में स्पष्ट रहना बहुत जरूरी है। आप जैसे मान लीजिए आप अमिताभ बच्चन से इंटरव्यू ले रहे हो, तो अमिताभ बच्चन से इंटरव्यू लेते समय आप सबसे ज्यादा क्या, भाई उनके पास्ट के बारे में सभी कोई जानता है, प्रेजेंट के बारे में सभी कोई जानता है, मेन होता है उनके फ्यूचर के बारे में जानना। जैसे कि आप आने वाले समय में कौन कौन से कार्यक्रम कर रहे हैं, कौन कौन सी मूवीज आपके आने वाली हैं, आप क्या कुछ नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये एक मोटिव होता है। हम क्या ना पास्ट के बारे में सब जानते हैं, प्रेजेंट के बारे में। हमारा अगर हम इंटरव्यू लेने का मोटिव है कि हम उनके फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर क्या होने वाला, ठीक है। आपको वे सवाल पूछने चाहिए जो किसी अखबार के एक आम पाठक के मन में हो सकते हैं, ठीक है। साक्षात्कार को अगर रिकॉर्ड करना संभव हो तो बेहतर है, यानी कि आप उसे रिकॉर्ड कर सको। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो साक्षात्कार के समय नोट्स लेकर उसे समाचार पत्र के प्रश्नोत्तर शैली या आलेख रूप में लिखना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन आंसर शैली में आप लिख सकते हो, या सिंपल एक पैराग्राफ में भी इसे दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, समाचार कैसे लिखे जाते हैं? इसके लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली का वर्णन कीजिए। समाचार लिखे जाते हैं इनवर्ट पिरामिड शैली में, यानी कि उल्टा पिरामिड शैली। अब इसे किस तरीके से लिखा जाता है? समाचार लेखन पत्रकारीय लेखन का सर्वाधिक जाना पहचाना रूप है। समाचार पत्रों में यह पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकारों द्वारा लिखा जाता है, ठीक है।
इन समाचारों के लेखकों को संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। अब कौन लिखता है, कैसे लिखता है, ये हमने बता दिया। अखबारों में समाचार लेखन की एक विशेष विधि है। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण समाचार, घटना, समस्या आदि को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। इसके बाद उसे कम महत्वपूर्ण कथ्य या समाचारों को लिखते हुए समाचार खत्म होने तक ऐसा करते हैं। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जानी जाती है। यह लेखन की सबसे उपयोगी और बुनियादी शैली। ध्यान रखिए, सबसे, आप हर जगह इसी शैली, पूरे विश्व में इसी शैली का इस्तेमाल किया जाता है। इसे उल्टा पिरामिड शैली भी कहा जाता है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सूचना या क्लाइमेक्स सबसे पहले या ऊपर ही मिल जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई रेल दुर्घटना हुई तो वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी खबर कि हाँ, इस फला जगह पर एक रेल दुर्घटना हुई। वर्तमान में यह शैली लेखन और संपादन की सुविधा के कारण समाचार लेखन की मानक शैली मानी जाती है। समाचार लेखन की ये सबसे मानक शैली आजकल मानी जाती है। हमेशा ये ध्यान रखिए। ये मानक शैली का तात्पर्य यहाँ पर हो गया कि पूरे विश्व में समाचार लेखन के लिए इसी शैली का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूपों पर आधारित आपको कुछ क्वेश्चंस बनाए, जिनमें साक्षात्कार, संपादकीय लेखन, समाचार लेखन, विशेष रिपोर्ट, सभी तरह के प्रश्नों को हमने यहाँ पर बताया। वैसे इसके बारे में आपको मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ, जो करीबन 3 या 4 पार्ट में आपके सामने डिटेल एक्सप्लेनेशन में अवेलेबल है। अगर आपने इस एक्सप्लेनेशन के वीडियो को नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू आप जाकर जो भी चैप्टर आप देखना चाहते हो वो सभी आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा या आप कुछ और देखना या जानना चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और तब तक फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आगे आपसे दोबारा अगले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।